गौतम ने जाते जाते भी उस वक्त गजल के लिए अपनी नफरत जाहिर कर दी थी। साधना जी जानती थी कि ये तूफान से पहले की खामोशी है, पर फिर भी उन्होंने गजल और कृपा के सामने अपने इस डर को जाहिर नहीं होने दिया और वो उन दोनों को लेकर अंदर आ गईं। गजल को जब वो गौतम के रूम की तरफ लेकर जाने लगी तो गजल के कदम कमरे के बाहर ही रुक गए। क्या हुआ बेटा, अंदर आओ, आज से ये तुम्हारा भी कमरा है। साधना जी ने प्यार से उसे देखते हुए कहा, आंटी क्या मैं किसी और रूम में नहीं सो सकती? ये मेरे साथ जो कुछ भी हुआ है मैं अभी तक इस पर यकीन नहीं कर पा रही हूँ। आप प्लीज मुझे अपने रूम में ले चलिए, गजल ने बेचैनी से कहा। तो साधना जी उसकी तकलीफ पर तड़प उठी। बेटा आज से ये पूरा घर तुम्हारा है, तुम जहाँ चाहो जिस भी कमरे में चाहो रह सकती हो। मैं समझ सकती हूँ ये जो कुछ भी हुआ है तुम दोनों ही इसके लिए तैयार नहीं थे और इस रिश्ते में आगे बढ़ने के लिए तुम्हें थोड़ा वक्त लगेगा, पर मैं चाहती हूँ ये फैसला तुम दोनों का होना चाहिए, तुम्हारा अकेले का नहीं। इसलिए जब तक गौतम लौट के नहीं आ जाता तुम रूम में जाओ और फ्रेश होकर आराम करो। मैं कृपा से तुम्हारे लिए कपड़े भिजवाती हूँ, तुम अपना बैग सुबह आराम से अनपैक कर लेना, उन्होंने उससे कहा। तो गजल बस खाली खाली आंखों से उन्हें देखने लगी। साधना जी के पास खुद ऐसे शब्द नहीं थे जो गजल के सुलगते हुए दिल को ठंडक दे सकें। वो उसकी हालत समझ रही थी और गौतम के चेहरे को भी पढ़ चुकी थी, पर वो उस वक्त बस उन दोनों की आने वाली बेहतर जिंदगी के लिए प्रार्थना कर सकती थी। उन्होंने गजल को अंदर कमरे में छोड़ा और उसके सर पर हाथ रखकर वापस आ गईं। थोड़ी देर बाद कृपा ने उसे अपना नाइट सूट दे दिया। इन सब में एक बही थी जो आज बहुत खुश थी क्योंकि उसकी फेवरेट गजल दी अब हमेशा के लिए उसके पास जो आ गई थी उसकी भाभी बनकर। गजल चुपचाप जाकर बैठ के एक साइड पर लेट गई। उसने ना कपड़े चेंज किए और ना ही खुद को रिलैक्स किया। उसका दिमाग पूरी तरह से थक चुका था। वो बस अकेली रहना चाहती थी। आकाश की बेवफाई और गौतम से शादी उसकी जिंदगी में हादसों की तरह गुजरे थे। बीते कुछ घंटों में ही वो सदियों का सफर तय कर चुकी थी जिनकी तकलीफ ने उसके दिल और दिमाग को सुन्न कर दिया था। बस एक आंसू ही थे जो रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। उधर खाली सड़कों पर गौतम पूरी रफ्तार से गाड़ी दौड़ा रहा था। उसने कभी अपनी जिंदगी के सपने रिदम के साथ देखे थे। दीवाना था वो उसका, और जब रिदम उसे छोड़कर चली गई तो ये दीवानगी पागलपन में बदल गई। उसे हर लड़की रिदम की ही तरह बेवफा नजर आने लगी। रिदम से नफरत करते करते वो मोहब्बत के हर जज्बे से नफरत करने लगा था। उसने अपने दिल के दरवाजे जो इस कदर जकड़ रखा था कि कोई लड़की तो क्या किसी की परछाई भी वहां तक नहीं पहुंच सकती थी, पर आज गजल ने उसके उसी दरवाजे पर वार किया था और इसी वार को हैंडल करने में गौतम से गलती हो गई थी। वो अपने दिल के दरवाजे को महफूज करने के चक्कर में आज गजल के लिए अपनी जिंदगी के दरवाजे खोल बैठा था जिसमें गजल पूरे अधिकार के साथ दाखिल हो चुकी थी। गजल गौतम तलवार बनकर, और यही उसकी बेचैनी की वजह थी। उसे आज गजल से ज्यादा रिदम पर गुस्सा आ रहा था कि क्यों वो उसे छोड़कर चली गई, कि आज वो इस हालत में है और एक ऐसी लड़की का हमसफर बन बैठा जिसके साथ दो कदम भी चलना उसे गवारा नहीं था। गौतम सुकून की तलाश में यूं ही सड़कों पर भटक रहा था। थोड़ी देर बाद जब उसकी हिम्मत जवाब दे गई तो उसने गाड़ी घर की तरफ मोड़ ली। आधी रात को जब गौतम वापस आया तो एक अजीब सी खामोशी पूरे घर में फैली हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे कि उसकी हर ख्वाहिश ने दम तोड़ दिया हो। वो सीधा अपने कमरे में आ गया और अंदर आकर दरवाजा बंद कर लिया, इस बात से बेखबर कि गजल उसके रूम में है। उसने दरवाजा बंद करने के बाद जैसे ही घूमकर अपने बेड की तरफ देखा, उसकी नज़र दुल्हन के जोड़े में बेड के एक साइड पर सो रही गजल पर पड़ी। उसे देखते ही एक बार फिर गौतम को सब कुछ याद आ गया। गजल की कही बातें उसके दिमाग में हथौड़े की तरह चोट करने लगीं। उसकी उन्हीं बातों से तो आहत होकर वो इतना बड़ा कदम उठा चुका था और अब पछता रहा था। गौतम ने नफरत और गुस्से से अपनी मुट्ठी भींच ली और आंखों में आग लेकर बेड की तरफ बढ़ गया और थोड़ी देर तक गजल की पीठ को घूरता रहा। उसने बहुत कोशिश की अपने गुस्से पर काबू पाने की, पर नहीं पा सका।
तो उसने हाथ बढ़ाकर गजल की वहां पकड़ी और एक झटके में उसे अपने बिल्कुल करीब खींच लिया। गजल जो अभी कुछ देर पहले सोई थी, गजल उसके उस अंदाज पर जोर से चीख पड़ी, ये क्या कर रहे हैं आप? खबरदार, जो मुझे हाथ लगाने या मेरे साथ बदतमीजी करने की कोशिश की तो दूर रहिए मुझसे, वरना मैं आपका मुंह नोच लूंगी। कहते हुए गजल ने उसके सीने पर जोर लगाकर उसे पीछे पुश किया, तो गौतम ने उसे और बेरहमी से जकड़ लिया। उसके इस तेवर ने गजल की सांसें अटका दी। क्यों, अब क्या हुआ? डर लग रहा है मुझसे तुम्हें? उस वक्त तो बहुत जुबान चल रही थी तुम्हारी, अब माथे पर ये पसीना क्यों है? कल जाने वाली हो ना तुम पुलिस स्टेशन मेरे ऊपर रेप अटेम्प्ट का चार्ज लगवाने, तो पहले मैं गुनाह तो कर लूं, फिर दिलवाती रहना तुम सजा। कहते हुए वो उसके चेहरे पर झुका तो गजल की जान सूख गई। वो अपना पूरा जोर लगाने के बाद भी उसे अपने ऊपर से हिला तक ना सकी। दूर रहिए मुझसे मिस्टर तलवार, आप आग से खेल रहे हैं। नफरत करती हूँ मैं आपसे, समझे आप? वो उसकी आंखों में आंखें डालकर चीख पड़ी, आग में तो तुमने हाथ डाला है, अब तुम्हें इसकी तपिश भी बर्दाश्त करनी पड़ेगी। दूर था मैं तुमसे और तुम जैसी लड़कियों से, पर तुमने मुझे मजबूर कर दिया। क्या कहा था तुमने कि मुझे किसी से नजर मिलाने के काबिल नहीं छोड़ोगी? अब मैं भी देखता हूँ कि इस रात के बाद तुम खुद से नजर कैसे मिलाती हो। तुम्हारे इस गुरूर को आज कदमों तले न रौंद दिया तो कहना। कहते हुए गौतम जैसे ही आगे बढ़ने को हुआ, गजल अपनी पूरी ताकत लगाकर चीखने लगी, आंटी कृपा कोई है, प्लीज सेव मी। गौतम को उससे इस रिएक्शन की उम्मीद नहीं थी। एक पल को वो चौंका, पर अगले ही लम्हे उसने उसका दुपट्टा उठाकर उसके मुंह में ठूस दिया। रस्सी जल गई लेकिन अकड़ नहीं गई। अब चीखो चिल्लाओ, गौतम ने गुस्से से कहते हुए उसके जबड़ों को अपने हाथों में कसा, तो गजल ने बेबसी से अपनी आंखें बंद कर लीं और रो पड़ी। गौतम थोड़ी देर तक बस उसका चेहरा देखता रहा। उसे ऐसा महसूस हो रहा था कि रिदम उसके इस हाल पर हंस रही है, जैसे कह रही हो, देखो मैंने तुम्हें क्या से क्या बना दिया है। वो तुरंत उसके ऊपर से उठा और गजल की बाहों को पकड़कर लगभग खींचते हुए उसे अपने कमरे के दरवाजे पर लाकर खड़ा कर दिया। तुम्हारी इतनी हैसियत ही नहीं है कि मैं तुम्हें हाथ लगाऊं या अपने कमरे में तुम्हारा ये वजूद बर्दाश्त करूं। आइंदा कभी मुझसे उलझने की कोशिश की तो इससे भी ज्यादा बुरा हाल करूंगा तुम्हारा। अब जाओ यहाँ से। कहकर गौतम ने उसे कमरे से बाहर धकेला और उसके मुंह पर जोर से दरवाजा बंद कर दिया। एक ही दिन में गजल के सारे ख्वाब, पूरी दुनिया उजड़ चुकी थी जिसके साथ उसने अपनी जिंदगी के हसीन सपने देखे थे। उसने तो पहले ही भरोसा नहीं किया और जिसने हाथ थामे वो भी उसका नहीं था। वो चुपचाप थके हुए कदमों के साथ आकर ड्राइंग रूम के सोफे पर बैठ गई। आंखों से नींद तो कब का उसे अलविदा कह चुकी थी। अगर कुछ था उसके पास तो सिर्फ ढेर सारे सवाल कि उसके साथ ऐसा क्या हुआ और ऐसा क्या हुआ था उस रात जिससे वो अभी तक अनजान थी। क्यों हिज्र के सिकवे करता है, क्यों दर्द के रोने रोता है, जब इश्क किया तो सब्र भी कर, इसमें तो यही कुछ होता है। यही सब सोचते सोचते लम्हा दर लम्हा उसकी जिंदगी की वो काली अंधेरी रात भी आखिर गुजरी गई। गजल उठो बेटा, यहाँ क्यों सो रही हो? साधना जी ने उसे हिलाते हुए कहा, तो गजल ने आंखें खोल दी। उसका उदास चेहरा और सूजी हुई आंखों ने साधना जी के दिल को चीर कर रख दिया। उनका दिल कर रहा था कि अभी जाकर गौतम की अक्ल ठिकाने लगा दे, पर उन्होंने खुद को रोक लिया। वो जानती थी कि अभी गौतम से कुछ भी कहना बेकार है। वो गुस्से में है और उनकी बातों को नहीं समझ सकेगा। उन्होंने उस वक्त गजल से भी कुछ नहीं पूछा, बस उसे लेकर गेस्ट रूम की तरफ चली गईं, जहां पहले रहकर गई थी। बेटा तुम चेंज करके फ्रेश हो लो, तुम्हारे लिए नाश्ता भिजवाती हूँ, उसके बाद जितना दिल करे सो जाना। अभी इस वक्त तुम्हारे दिल दिमाग को आराम की बहुत ज़रूरत है। कहते हुए उन्होंने उसके सर पर हाथ रखा और वहां से बाहर आ गईं। गौतम की इस हरकत पर वो इतनी शर्मिंदा थीं कि ज़्यादा देर तक गजल की सूनी आंखों का सामना करना उनके लिए मुश्किल हो रहा था। गजल जब फ्रेश होकर आई तब तक साधना जी ने उसके लिए रूम में नाश्ता भिजवा दिया था। उसका दिल तो नहीं कर रहा था कुछ खाने का, पर फिर भी उसने थोड़ा सा खाकर चाय पी ली। वो सोने की कोशिश कर रही थी पर सो नहीं पा रही थी। गौतम का जो रूप उसने रात को देखा था, उसे देखकर वो अंदर तक सहम गई थी। गौतम जब उठा
तो बिना किसी से मिले और बिना कुछ खाए ही वो ऑफिस के लिए निकल गया। साधना जी ने बाद में उसे कई बार फोन भी किया, पर उसने उसकी एक कॉल भी अटेंड नहीं की। 4-5 दिन ऐसे ही बीत गए। गजल सारा सारा दिन अपने कमरे में बंद रहती थी। उस रात के बाद वो गौतम के सामने जाने की हिम्मत नहीं जुटा सकी थी, और न गौतम ने ही उसकी कोई खोज खबर ली थी। जब वो घर पे होता तो वो अपना खाना रूम में ही मंगवा लेती थी। बस कृपा जब उसके पास जाती तो वो उसके साथ थोड़ी देर लॉन में बैठ जाती, या कभी कभार साधना जी से बातें कर लिया करती थी। एक दिन जब वो उसके कमरे में आई तो गजल कोई बुक पढ़ रही थी। उन्हें देखते ही मुस्कुराकर उसने बुक साइड में रख दिया। अरे आंटी, आप मुझे बुलवा लेती, गजल ने कहा। हाँ, बुलवा तो लेती, पर मैं खुद आकर देखना चाहती थी कि तुम सारा दिन इस कमरे में बंद होकर करती क्या हो। तुमने खुद को इस कमरे में क्यों बंद कर लिया है? बाहर आया करो बेटा, अब ये तुम्हारा भी घर है, कोई मेहमान नहीं हो अब तुम यहाँ, साधना जी ने प्यार से कहा। तो गजल बस अपनी सूनी आंखों से उनकी तरफ देखने लगी। मुझे ऐसे मत देखो गजल, तुम्हारी आंखों का ये दर्द मुझे शर्मिंदा कर जाता है। खुद को तुम्हारा गुनहगार समझने लगती हूँ मैं। तुम्हें साल में नहीं देख सकती अब और। साधना जी ने अफसोस से कहा। नहीं आंटी, आप क्यों ऐसा सोच रही हैं? ये जो कुछ मेरे साथ हुआ है ये मेरी किस्मत का दोष था। आपने तो कुछ भी नहीं किया है। गलती तो मेरी है कि मैंने एक ऐसे इंसान से प्यार किया जिसे साथ निभाने का मतलब ही नहीं पता था, जिसे मुझसे ज्यादा दूसरों की बातों पर यकीन था। इसमें आपका कोई कसूर नहीं है, तो प्लीज आप रिलैक्स हो जाइए। और रही बात मिस्टर तलवार की, तो उनसे मैं क्यों कोई उम्मीद रखूंगी? जब वो मेरा अपना था, उसी ने साथ नहीं दिया, तो वो तो मेरे कभी थे ही नहीं। और मेरे मम्मी पापा से भी अब मुझे कोई शिकायत नहीं है, क्योंकि मैंने कहीं सुना था कि माँ बाप बेटियों के होने से नहीं डरते, उनकी किस्मत से डरते हैं। और मेरे माँ बाप भी डर गए। कहते हुए गजल ने अपनी आंखों के किनारे को साफ किया और एक फीकी मुस्कान चेहरे पर सजा ली। साधना जी खामोशी से उसके चेहरे पर उभरे दर्द को देखती रहीं। वो जितना कह पा रही थी उसे कहीं ज्यादा महसूस कर रही थी। उन्होंने कुछ नहीं कहा, बस आगे बढ़कर उसे अपने गले से लगा लिया। तो गजल भी खुद को रोक नहीं सकी और उनके सीने से लगकर सिसक पड़ी। साधना जी ने उसे थोड़ी देर रोने दिया। वो बस उसके बालों को सहलाती रहीं। थोड़ी देर बाद जब वो शांत हुई तो उनसे अलग होकर बैठ गई। साधना जी ने उसका हाथ अपने हाथों में लेते हुए कहा, गजल, जानती हूँ कि ये सब भूलने में तुम्हें कुछ वक्त लगेगा, पर इस तरह सबसे छुपकर और खुद को इस तरह कमरे में बंद करके तो तुम कभी कुछ भी नहीं भूल पाओगी बेटा। इसलिए इस माहौल से बाहर निकलो, हमारे साथ बैठकर बातें किया करो, और दिल में जो भी डर है उसे निकाल कर बाहर फेंक दो। और तुम ऑफिस क्यों नहीं जा रही हो? कल से जाना शुरू करो, धीरे धीरे सब नॉर्मल होने लगेगा, साधना जी ने कहा। अब मैं वहाँ काम नहीं कर सकती आंटी, वो आकाश के फादर की कंपनी है, और अब मैं उसका सामना भी नहीं करना चाहती। हाँ, लेकिन एक बार तो मुझे वहाँ जाना पड़ेगा। मेरे कुछ इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट वहाँ सबमिट हैं, और मेरे डेस्क पे कुछ पर्सनल स्टफ भी हैं जिन्हें लाना है मुझे, गजल ने बताया। ठीक है, तो कल से मुझे तुम्हारे अंदर अपनी वही पुरानी गजल वापस दिखनी चाहिए, जिसकी हंसी और कहकहे इस घर पर गूंजते थे, जो डरी सहमी नहीं थी बल्कि एक कॉन्फिडेंट लड़की थी। कम ऑन बेटा, तुम एक पढ़ी लिखी समझदार लड़की हो, इस तरह बेचारी बन के नहीं रह सकती हो। निकलो अपने इस खोल से और जाकर सामना करो हर उस चीज का जिससे तुम भाग रही हो। मैं हूँ हर कदम पर तुम्हारे साथ, समझ रही हो ना मेरी बात को? साधना जी ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा। तो वो उनकी बातों का मतलब समझ गई और मुस्कुरा दी। शाबाश, ऐसे ही स्माइल देखना चाहती हूँ मैं तुम्हारे चेहरे पर। अब कल जाकर ऑफिस से अपना सारा सामान लेकर आओ और अपने लिए एक फ्रेश स्टार्ट करो। अगर तुम्हें डर लग रहा है कि वहाँ तुम्हें कोई कुछ कहेगा, तो मैं कल चलती हूँ तुम्हारे साथ, साधना जी ने कहा। अब इतनी हिम्मत देकर हिम्मत तोड़ने वाली बात कर रही हैं आंटी? मैं वहाँ अकेली चली जाऊंगी। अब मेरे पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है, तो डर किस बात का? गजल ने पूरे एतमाद से कहा और एक बार फिर उनके गले लग गई। थैंक्स आंटी, मेरी हिम्मत बनने के लिए, उसने मुस्कुराकर कहा। ये हुई ना बात, अब चलो बाहर यहाँ से, कुछ अच्छा सा बनवाते हैं और दोनों साथ में एंजॉय करेंगे। कृपा भी बस आ ही रही होगी, मैं उसे फोन करके पूछती हूँ कि कितनी देर लगेगी।
कहते हुए उन्होंने गजल का हाथ पकड़ा और उसे लेकर हॉल में आ गईं। रात में डिनर के बाद गजल कृपा और साधना जी के साथ कोई मूवी देख रही थी जब बाहर गौतम के गाड़ी की आवाज उनके कानों में पड़ी। गजल, आ गया है वो, जाओ और जाकर देखो उसे, वरना रोज की तरह बिना गर्म किए ही खाना खा लेगा। मैं जाऊंगा आंटी। गजल उनकी बात सुनकर बिल्कुल हड़बड़ा गई। हाँ बेटा तुम जाओ, तुमसे ही कह रही हूँ, आज ही समझाया है ना तुम्हें कि ये तुम्हारा भी घर है, अब और यहाँ तुम्हें किसी से दबने या डरने की जरूरत नहीं है, साधना जी ने कहा। तो वो धीरे से उठकर किचन में आ गई। थोड़ी देर में जब गौतम फ्रेश होकर डिनर के लिए किचन में आया तो गजल को वहां देखकर ठिठक गया। तुम तुम यहाँ क्या कर रही हो? उसने नागवारी से उसे देखते हुए पूछा। मुझे लगा था आपका बस दिमाग ही खराब रहता है, आंखें शायद ठीक होंगी, आपको नजर नहीं आ रहा कि खाना गर्म कर रही हूँ। गजल ने भी उसे उसी अंदाज में जवाब दिया तो गौतम बिल्कुल हैरान हो गया उसके इस तेवर पर। सुनो, मुझसे अपनी हद में रहकर बात किया करो, समझी? वरना अगर सच में मेरा दिमाग खराब हो गया ना तो तुम यहाँ खड़ी होने लायक भी नहीं बचोगी। मेरी बात समझ में आ गई हो तो तुम जा सकती हो यहाँ से, गौतम ने गुस्से से कहा। अच्छा, और नहीं गई तो क्या करेंगे आप? टॉर्चर करेंगे मुझे या मेरे साथ जबरदस्ती करेंगे? क्योंकि इससे ज्यादा तो आपको कुछ आता ही नहीं है। कहीं भी नहीं जा रही मैं यहाँ से, और आपकी याददाश्त अगर कमजोर हो गई हो तो आपको याद दिला देती हूँ, शादी करके लाए हैं आप मुझे यहाँ पर बाकायदा, अपनी खुशी या मर्जी से नहीं आई हूँ मैं। तो मिस्टर तलवार, अब ये मेरा भी घर है, जहाँ मेरा दिल करेगा वहाँ नजर आऊंगी। आपको अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप बेशक अपने कमरे में बंद रह सकते हैं, गजल ने पूरे एतमाद से उसकी आंखों में देखते हुए जवाब दिया। तुम ऐसे नहीं मानोगी, कहते हुए गौतम ने जैसे ही उसको पकड़ना चाहा वो तुरंत छिटक कर 2 कदम पीछे खड़ी हो गई। वहीं रुक जाइए मिस्टर तलवार, वरना मैं शोर मचाकर सबको बुला लूंगी। मैं इतनी भी कमजोर नहीं हूँ जितना कि उस रात आपने मुझे समझ लिया था। आंटी ने मुझे कहा था, इसलिए मैं यहाँ पर हूँ, क्योंकि उनको मना नहीं कर सकती मैं, वरना मुझे कोई शौक नहीं है आपको देखने का। आपका खाना गर्म कर दिया है, खा लीजिएगा। गुड नाइट। कहते हुए गजल ने माइक्रोवेव में से गर्म खाना किया हुआ निकालकर स्लैब पर रखा और किचन से बाहर चली गई, और गौतम बस उसके इस रूप में उलझकर रह गया। अगले दिन दोपहर के 3 बज रहे थे जब गजल तैयार होकर रूम से बाहर आई। साधना जी ने उसे देखते ही पूछा, कहीं जा रही हो तुम? जी आंटी, आपको कल बताया था ना कि मेरा कुछ सामान ऑफिस में है, बस उसे ही कलेक्ट करने जा रही हूँ, गजल ने बताया। पर बेटा तुम इतनी लेट क्यों जा रही हो? तुम्हारा ऑफिस तो यहाँ से बहुत दूर है ना? जी आंटी, दूर तो है, पर मैंने जब वहाँ फोन किया तो उन्होंने कहा कि क्लोजिंग के टाइम पे आना, इसलिए इस वक्त निकल रही हूँ, गजल ने बताया। अगर तुम कहो तो मैं तुम्हारे साथ चल सकती हूँ, साधना जी ने पूछा। नहीं आंटी, मैं अब बस सब कुछ अकेले फेस करना चाहती हूँ, आखिर कब तक भागती रहूंगी? फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम हुई तो मैं आपको कॉल कर लूंगी। ठीक है बेटा, जैसी तुम्हारी मर्जी, आराम से जाना और किसी की बातों पे ध्यान मत देना। जी आंटी बिल्कुल, बाय, कहकर गजल वहां से निकल गई। गजल जब वहां पहुंची तो उसे वहां काफी देर तक वेटिंग एरिया में वेट करना पड़ा। आती जाती हर निगाह उसकी तरफ ऐसे उठ रही थी जैसे उसने कोई गुनाह कर दिया हो, फिर भी वो हिम्मत बांधे बैठी रही। लगभग 2 घंटे के इंतजार के बाद उसे अपने वर्क प्लेस पर जाकर अपना सामान उठाने की परमिशन मिली। अंदर जाकर उसने एक बॉक्स लिया और अपना सामान उसमें डालने लगी। उसकी वो काम करने की छोटी सी जगह ढेर सारी यादों से भरी पड़ी थी। सामान उठाते वक्त अचानक उसकी नज़र एक फोटो फ्रेम पर पड़ी जिसमें वो आकाश के साथ खड़ी मुस्कुरा रही थी। उस फोटो को देखते ही आकाश की यादों के साथ उस रात कही गई उसकी बातें गजल के दिमाग में गूंजने लगीं। हजारों कांटे एक साथ उसके दिल में कहीं चुभ गए। उसने फ्रेम में से उस फोटो को निकाला और उसके 4 टुकड़े करके डस्टबिन में फेंक दिया। बिल्कुल ऐसे ही निकाल कर फेंका है ना तुमने मुझे अपनी जिंदगी से, उस रईस जादे के लिए? एक आवाज गजल के पीछे से आई जो कि आकाश की थी। गजल ने मुड़कर उसकी तरफ नहीं देखा, बस अपनी आंखें बंद करके एक लंबी सांस ली और अपना गुस्सा जब्त करने की कोशिश करने लगी। क्या हुआ? कोई जवाब नहीं है ना तुम्हारे पास मेरी बातों का? आकाश ने उसके सामने आकर पूछा।
मैं तुम्हारे किसी भी सवाल का जवाब देने की पाबंद नहीं हूँ। मैं बस यहाँ अपना सामान लेने आई हूँ और मेरे कुछ ड्यूज भी पेंडिंग हैं। अगर कर सकते हो तो उसे क्लियर कर दो। बाकी मुझे तुमसे या किसी से भी ना कोई बात करनी है, ना कोई सफाई पेश करनी है। गजल ने उसकी आंखों में देखते हुए मजबूती के साथ कहा और वापस अपना सामान रखने लगी। उसके जवाब ने आकाश को अंदर तक सुलगा दिया था। वो इस तरह उसे जाने नहीं दे सकता था, अपने सवालों के जवाब लिए बिना। गजल का यूं गौतम का हो जाना उसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था, इसलिए उसने गजल को वहां रोकने के लिए कुछ सोचा और उसकी तरफ देखकर व्यंग से मुस्कुरा दिया। गजल ऑफिस आई है, इसकी खबर उसे प्यून ने पहले ही आकर दे दी थी और ऑफिस में बिठाकर इतनी देर इंतजार करवाने वाला भी आकाश ही था। और अब जब वो अपना सामान लेने अपने वर्क प्लेस पे आई तो आकाश वहां उसके सामने आ गया। उसने अपने आसपास देखा। अभी ऑफिस टाइम खत्म नहीं हुआ था और सब लोग मौजूद थे, पर उसे आज गजल से अपने सारे सवालों के जवाब चाहिए थे, जिनकी वजह से वो इतने दिनों से तड़प रहा था। इसलिए उसने कुछ सोचकर गजल से कहा, मिसेज गजल तलवार, इस शहर के सबसे बड़े बिजनेसमैन गौतम तलवार की वाइफ को अपने चंद पैसों की ऐसी क्या जरूरत पड़ गई जो आज आप यहाँ रुक कर इंतजार करने को भी तैयार हैं? अरे अब तो जाकर ऐश करो ना, जिसके लिए तुमने ये सब किया है। क्या करोगी जॉब करके, जो अब तुम्हें यहाँ से अपना एक्सपीरियंस लेटर चाहिए? क्या मैं जान सकता हूँ? आकाश ने उसे देखते हुए व्यंग से पूछा। मैं तुम्हें इसका जवाब देना जरूरी नहीं समझती। अगर आज क्लियर करना पॉसिबल है तो बताओ, वरना मेरी शादी का तोहफा समझ के रख लेना वो पैसे, गजल ने चिढ़कर कहा और वापस से अपना सामान समेटने लगी। उसके जवाब ने आकाश को और गुस्सा दिला दिया था। उसे सबक सिखाने के ख्याल से उसने कहा, अगर कुछ देर वेट कर सकती हो तो रुक जाओ। मैं कोशिश करता हूँ कि तुम्हारा काम हो जाए। अगर चाहो तो आकर मेरे केबिन में वेट कर लो, कहकर वो वहां से चला गया। गजल ने कुछ देर सोचा और फिर साधना जी को फोन कर दिया। आंटी, मुझे अभी यहाँ कुछ टाइम और लगेगा, हो सकता है आने में मुझे थोड़ा लेट हो जाए, तो आप प्लीज परेशान नहीं होना मेरे लिए। ठीक है बेटा, जब वहां से निकलना तो एक कॉल या मैसेज कर देना मुझे, कहकर साधना जी ने भी फोन रख दिया। और फिर गजल ने पहले जाकर गाड़ी में अपना सामान रखा और फिर वेटिंग एरिया में ही वेट करने लगी। रात के 9 बजने को आए थे और उसे बार बार यही कहा जा रहा था कि बस थोड़ा टाइम और लगेगा। न जाने कितने पेपर्स पर वो अब तक सिग्नेचर कर चुकी थी। गौतम बस घर आने के लिए रास्ते में ही था जब साधना जी का फोन उसके पास आया। हेलो, उसने फोन उठाकर कहा। गौतम, अभी कहाँ हो तुम बेटा? साधना जी ने उससे पूछा। बस घर ही आ रहा हूँ मम्मी, रास्ते में हूँ। पर आप आज क्यों पूछ रही हो ऐसे? सब ठीक है? गौतम ने पूछा। वो बेटा गजल आज अपने ऑफिस गई थी, उसका वहाँ कुछ सामान था और सर्टिफिकेट भी सबमिट थे शायद, और सैलरी भी ड्यू थी जिसे वो क्लियर करना चाहती थी। पर इतना टाइम हो गया है, वो अभी तक घर नहीं आई है और मैंने कई बार कोशिश की पर उसका नंबर भी नोट रीचेबल आ रहा है। साधना जी ने परेशान होते हुए कहा। तो आप ये सब मुझे क्यों बता रही हैं? मैं इसमें क्या करूं? गौतम ने रुखाई से कहा। क्या करूं का क्या मतलब है? वो वाइफ है अब तुम्हारी, उसके ऑफिस जाकर देखो कि क्या प्रॉब्लम है उसे और क्यों इतना टाइम लग रहा है। उसकी सेफ्टी अब तुम्हारी जिम्मेदारी है गौतम, कहते हुए साधना जी ने उसे झाड़ लगाई। ओ प्लीज मम्मी, अब आप क्या चाहती हैं कि मैं उसका बॉडीगार्ड बनकर उसके आगे पीछे फिरता रहूं? वो कोई बच्ची नहीं है जो खुद घर ना आ सके, गौतम ने कहा। गौतम, अगर कृपा इस वक्त घर नहीं आई होती तो भी तुम ऐसे ही कहते। जब गजल तुम्हारी कुछ भी नहीं लगती थी तब भी तुमने उसे अकेला नहीं छोड़ा था। तो बेटा अब तो वो तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, प्लीज जाकर देखो कहाँ है। मैं तुम्हें उसके ऑफिस का एड्रेस और नंबर मैसेज कर रही हूँ। इतना कहकर साधना जी ने फोन रख दिया तो गौतम ने गुस्से से अपने दांत भींच लिए। उफ, क्या मुसीबत है ये लड़की, ये कहाँ फंस गया हूँ मैं, खुद से कहते हुए उसने गाड़ी गजल के ऑफिस के रास्ते पर मोड़ ली। गजल का ऑफिस गौतम के रास्ते से काफी दूर था, उसे वहां पहुंचने में लगभग 1 घंटे लग गए। उधर दूसरी तरफ, गजल मैडम, आपको आकाश सर ने अपने केबिन में आने को कहा है, पियून ने उसे आकर बताया। ठीक है, कहते हुए जब गजल ने अपनी घड़ी पर नजर डाली तो 9:15 बज रहे थे। गजल ने अपना पर्स उठाया और उसके ऑफिस की तरफ चल पड़ी। वो जब उसके ऑफिस की तरफ जा रही थी तब तक पूरा ऑफिस खाली हो चुका था। 1-2 ऑफिस पियून के अलावा बाकी सारे लोग जा चुके थे। न जाने क्यों आज उसे पहली बार
आकाश के सामने जाने में घबराहट महसूस हो रही थी। वो आकाश जिसके साथ उसका पूरे दिन का साथ था कभी। वो डोर नॉक करके जैसे ही अंदर आई, आकाश ने उसे अपने सामने वाली चेयर पर बैठने का इशारा किया। मैं यहाँ बैठने नहीं आई हूँ, ऑलरेडी काफ़ी लेट हो चुका है मुझे। बस तुम इन पेपर्स पर साइन कर दो, बाकी मेरा सारा काम हो गया है। अरे इतनी भी क्या जल्दी है जाने की? कुछ ही दिन में मैं इतना पराया हो गया क्या? उसके साथ तो पूरी रात बिता दी थी और मेरे पास 2 मिनट बैठने में भी नखरे कर रही हो। आकाश ने तंज से कहा। जस्ट शट अप। मैं ना यहाँ तुम्हारी कोई बकवास सुनने आई हूँ और ना ही तुम्हें सफाई देने। तुम्हें जो सोचना है समझना है समझते रहो। जब वक्त था तब तो तुमने मुझे कुछ भी कहने का मौका ही नहीं दिया। बस जो देखा उसी पर भरोसा कर लिया, बिना मुझसे ये जानने की कोशिश किए कि वो सब कितना सच है और कितना झूठ। तो अब क्यों मिर्ची लग रही है तुम्हें? जब कसूरवार मान ही लिया है तो मुझे भी अब कुछ नहीं कहना है, गजल ने गुस्से से कहा। अच्छा, और तुम्हें क्या लगता है कि मुझे अभी भी कोई डाउट होगा कि न्यूज में जो कुछ भी दिखाया गया था, तुम्हारी और उसकी जो भी पिक्चर्स मीडिया में आई, उनमें कोई सच्चाई नहीं है? धुआं भी वहीं उठता है मैडम जहां आग होती है। और देखो खुद को एक बार, अगर वो सब कुछ झूठ था तो तुम आज मिसेज गौतम तलवार कैसे बन गई? मान भी लूं एक बार कि मैं गलत था या तुम्हारा साथ नहीं दिया, पर तुम्हें देखो जैसे तैयार ही बैठी थी उसे शादी करने के लिए, या शायद वो कि मेरे बीच से हटते ही तुरंत आकर तुम्हारा हाथ थाम लिया। वाओ, ऐसा तो सिर्फ फिल्मों में होता है। नहीं, आकाश ने व्यंग से कहा और उठकर उसके पास आ गया। उधर गौतम जब अंदर ऑफिस में आया तो पूरा ऑफिस खाली देखकर उसका माथा ठनक गया। उसने वहां से गुजरते एक पियून को रोककर गजल के बारे में पूछा। पता नहीं सर जी, अब तो सब लोग चले गए हैं और गजल मैडम आज आई तो थीं, पर मुझे उनके बारे में ज्यादा नहीं पता। ऊपर 3rd फ्लोर पर आकाश सर और बड़े सर का ऑफिस है, वो देर से जाते हैं, तो आप जाकर वहां चेक कर लीजिए, पियून ने गौतम से कहा और खुद भी घर जाने के लिए बाहर निकल गया। तो गौतम भी लिफ्ट की तरफ बढ़ गया। आकाश की बातें गजल को इरिटेट कर रही थीं। उसके तेवर आज उसे कुछ ठीक नहीं लग रहे थे। वो उससे उलझकर अपनी तकलीफ को बढ़ाना नहीं चाहती थी, इसलिए उसके पास आते ही बोल पड़ी। मुझे लगता है कि मुझे अब जाना चाहिए। मैंने तुम्हारी बातों में आकर बेकार में अपना टाइम वेस्ट किया है। कहते हुए वो जैसे ही जाने के लिए मुड़ी, आकाश ने आगे बढ़कर एक झटके में उसे कुर्सी पर धकेला और खुद उस पर झुक गया। उसका ये रूप देखकर उस पल गजल के होश उड़ गए। क्या बदतमीजी है ये, हटो यहाँ से, वो उस पर जोर से चिल्लाई। तुम मेरे सवालों का जवाब दिए बिना यहाँ से नहीं जा सकती हो गजल। प्यार करता था मैं तुमसे, तुम्हारे लिए मैं अपनी फैमिली के अगेंस्ट भी चला गया था, रोज उनकी 1000 बातें सुनता था, और तुमने मुझे बदले में क्या दिया? हाँ, धोखा और शर्मिंदगी। और देखो मेरे साथ इतना सब करने के बाद भी तुम्हारी आंखों में शर्म नहीं है जरा भी, आकाश ने गुस्से से कहा। क्यों होगी मेरी आंखों में शर्म? जब मैंने कुछ किया ही नहीं है तो क्यों आंखें चुराऊं मैं तुमसे? सिर्फ प्यार करना ही काफी नहीं होता है, सामने वाले पे भरोसा भी करना पड़ता है। और क्या कहा तुम्हें कि तुम्हारी इंसल्ट हो गई? शर्मिंदा हो तुम? अरे इंसल्ट तो पूरी दुनिया के सामने मेरी और मेरे माँ बाप की हो जाती अगर मिस्टर तलवार ने मुझसे शादी करके सबका मुंह बंद न किया होता। वो इंसान अनजान होकर भी मुझे उस सिचुएशन में छोड़कर नहीं गया, वजह चाहे जो भी रही हो उनकी, पर इतनी हिम्मत थी कि लोगों का सामना कर सके, जबकि इन सब से उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था। और तुम जो मुझसे प्यार के दावे करते आए हो, तुमने क्या किया? छोड़ दिया ना मुझे अकेले सब कुछ हैंडल करने के लिए। जब मुझे तुम्हारी सबसे ज्यादा जरूरत थी तो कहाँ थे तुम? अब हटो यहाँ से। कहते हुए गजल ने उसे अपने ऊपर से धक्का दिया और जाने के लिए उठने लगी, तो आकाश ने वापस उसे धकेल कर उसके हाथों को जकड़ लिया। बहुत हिमायत हो रही है ना उस गौतम तलवार की? तो अब रहो आज रात भर यहीं पर, मैं भी देखता हूँ कि कितना भरोसा करता है वो कल तुम पर। अगर तुम मेरी नहीं हुई तो उसकी भी मैं तुम्हें होने नहीं दूंगा, ऐसे नहीं तो ऐसे सही। कहते हुए आकाश ने उसका हाथ पकड़ के उसे उठाया और खींचते हुए वॉशरूम में बंद करने के इरादे से उसे उस तरफ ले जाने लगा कि तभी एक जोरदार पंच उसके चेहरे पर पड़ा, जिसने कुछ पल के लिए उसके दिमाग को बिल्कुल ब्लैंक कर दिया। आकाश ने अपना चेहरा झटक कर सामने देखा तो आंखों में अंगार लिए गौतम बिल्कुल उसके सामने खड़ा था। इससे पहले कि वो कुछ बोल पाता, गौतम ने दूसरा पंच उसके दूसरे गाल पर दे मारा
और अगले ही पल आगे बढ़कर उसका कॉलर पकड़ लिया। हाथ कैसे लगाया तुमने इसे और क्या कहा? पूरी रात रोक कर रखोगे इसे यहाँ पर? हाँ, जिंदा रहोगी तो रखोगे ना? कहते हुए गौतम ने गुस्से में उसका सिर दीवार से टकरा दिया। मिस्टर तलवार, छोड़िए इसे, क्या कर रहे हैं आप? होश में आइए। गजल ने उससे आकाश को छुड़ाने की कोशिश की तो गौतम ने खा जाने वाली नजर से उसकी तरफ देखा, जिसने गजल के पूरे जिस्म में एक खौफ की लहर दौड़ा दी। गौतम का गुस्सा वो जानती थी, इसलिए अब उसे डर लगने लगा था। गौतम जब आकाश के ऑफिस में अंदर आ रहा था तो उसने आकाश की कही आखिरी बातें सुन ली थीं। जब वो गजल को रात भर यहाँ रोकने की बात कर रहा था और उससे बदतमीजी कर रहा था, और जिसे देखते ही उसे इतना गुस्सा आया था कि वो खुद को उसे मारने से रोक नहीं सका था। और जब गजल ने उसे ऐसा करने से रोकना चाहा तो उसने सुलगती हुई आंखों से उसकी तरफ देखा और कहा, अगर खुद की सलामती चाहती हो तो खामोशी से जाकर नीचे गाड़ी में बैठो, आ रहा हूं मैं। इसका दिमाग ठिकाने लगाकर। नहीं, आप इस वक्त बहुत गुस्से में हैं, मैं इस तरह कहीं नहीं जाऊंगी, गजल ने उसे हिम्मत करके कहा। तभी आकाश ने खुद को संभालते हुए अपना गिरेबान गौतम के हाथों से छुड़ाया और गजल की तरफ देखकर तंज से मुस्कुराते हुए बोला, तुम मुझे शादी वाले दिन फोन पर यकीन दिला रही थी ना कि इससे तुम्हारा कोई भी रिश्ता नहीं है और तुम दोनों एक दूसरे से नफरत करते हो। जरा देखो इसे, मेरा जरा सा तुम्हें हाथ लगाना इससे बर्दाश्त नहीं हुआ, सुलग गया ये अंदर तक, जबकि कुछ दिन पहले तुम मेरी थी। इसकी आंखों में इतना गुस्सा और जुनून है कि इसका बस चले तो अभी इसी वक्त मेरी जान ले ले। और तुम कह रही थी कि अजनबी रहा है ये तुम्हारे लिए, अनजान थे एक दूसरे से और कोई रिश्ता नहीं था तुम्हारे बीच, पर इसे देखकर तो ऐसा नहीं लग रहा। क्यों मिस्टर तलवार, सही कह रहा हूं ना मैं? आकाश ने गौतम की तरफ देखकर पूछा। हाँ, सही कह रहे हो, मेरा दिल कर रहा है कि तुम्हारा खून कर दूं मैं इसी वक्त, क्योंकि तुम जैसे कायर की वजह से ही ये लड़की मेरी जिंदगी का अजाब बन गई है। और रही बात इससे रिश्ते की, तो गौतम तलवार की किसी भी छोटी सी चीज को भी कोई हाथ लगाए उसे मंजूर नहीं है। इससे तो फिर भी मैंने शादी की है, तो अगली बार अपनी औकात में रहना। गलती से भी भूलना मत कि अब ये मैसेज गौतम तलवार है, और आगे से अगर इसके आसपास भी नजर आए ना तो फिर दुनिया में ही नजर नहीं आओगे, गौतम ने उस पर उंगली पॉइंट करते हुए कहा और गजल का हाथ पकड़कर उसे लेकर वहां से बाहर आ गया। वो इतने गुस्से में था कि उस वक्त उसे कुछ भी कहने की गजल की हिम्मत नहीं हुई। वो बस खामोशी से आकर उसके साथ गाड़ी में बैठ गई। आकाश की कही बातें पूरे रास्ते गजल को तकलीफ देती रहीं। साधना जी के कहने पर बहुत हिम्मत बांधकर दोबारा से वो अपने लिए खड़ी हुई थी, पर उसे आज फिर अपना वजूद बिखरा हुआ सा लग रहा था। गौतम ने पूरे रास्ते उससे कुछ भी नहीं कहा, बस तेज रफ्तार से गाड़ी भगाता रहा। घर पहुंचकर उसने गाड़ी पार की तो साधना जी उसे लॉन में ही इंतजार करती हुई नजर आ गईं। इससे पहले कि वो पास आकर उससे खैर खबर लेती, वो उन्हें नजरअंदाज करके तेज कदमों से अपने कमरे की तरफ चला गया। दूसरी तरफ से गजल गाड़ी से बाहर आकर उनके पास आ गई। क्या हुआ बेटा, ये इतने गुस्से में क्यों गया है? कुछ हुआ है क्या? और तुम्हें इतनी देर क्यों हो गई? साधना जी ने कई सवाल एक साथ उससे कर डाले। बस आंटी, कुछ खास नहीं हुआ, आप परेशान मत होइए, और प्लीज अभी आप मुझसे कुछ भी मत पूछिए, बहुत थक गई हूँ मैं, बस अकेले रहना चाहती हूँ। सुबह आपको आराम से सब बताऊंगी कि मुझे देर क्यों हो गई, गजल ने साधना जी से कहा। तो उन्होंने उस वक्त और कुछ नहीं पूछा, उसे जाने दिया। पर वो इतना तो समझ गई थी कि कोई बात तो जरूर हुई है। अगली सुबह गजल नहाकर अपने बाल सुखा रही थी कि तब उसके कमरे के दरवाजे पर जोर जोर से नॉक हुआ। उसने उठकर दरवाजा खोला तो सामने गौतम को देखकर हैरान हो गई। बाहर आओ, तुमसे बात करनी है, उसने सख्ती से कहा और लिविंग रूम की तरफ बढ़ गया, जहां पहले से साधना जी और कृपा बैठकर बातें कर रही थीं। गजल जब वहां आई तो सबसे पहले उसकी नजर गौतम से टकराई, जो उसे खा जाने वाली नजरों से घूर रहा था। कहिए मिस्टर तलवार, क्या बात करनी है आपको मुझसे? गजल ने उसकी नजरों को इग्नोर करते हुए पूछा। क्यों और किससे पूछकर गई थी कल तुम वहां अपने एक्स के ऑफिस में उससे मिलने? गौतम ने उससे तीखा सा सवाल किया। माइंड योर लैंग्वेज मिस्टर तलवार, मैं कल वहां अपने काम से गई थी, ना कि किसी से मिलने, और जाने से पहले आंटी को बताया था मैंने, गजल ने चिढ़कर कहा। अगर मेरी बातें इतनी बुरी लग रही हैं तो अपनी हरकतों को लगाम दो,
तुम पहले क्या थीं और क्या करती थीं, किससे मिलती थीं। मुझे इन सब से कोई लेना देना नहीं है, पर अब तुम्हारा नाम मुझसे और इस घर से जुड़ गया है, इसलिए मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी वजह से अब और मेरा कोई तमाशा बने। इसलिए आज से तुम घर में रहोगी और वही करोगी जो तुम्हें करने को कहा जाए। समझ आ रहा है? गौतम ने उसकी आंखों में आंखें डालकर कहा। नहीं, नहीं समझ आ रही है। आपने मुझसे शादी जरूर की है, पर मुझे खरीद कर नहीं लाए हैं कि मैं आंखें बंद करके आपका हर हुक्म मानूंगी। ये मेरी जिंदगी है और मुझे क्या करना है क्या नहीं, ये डिसाइड करने का हक मैंने आपको नहीं दिया है। गजल ने भी उसे उसी अंदाज में जवाब दिया तो गौतम का पारा एक बार फिर चढ़ गया। तुम्हें अगर इस घर में रहना है तो मेरे हिसाब से रहना होगा। मैं तुम्हें इस घर के रेपुटेशन के साथ खेलने नहीं दूंगा, और अगर ज्यादा प्रॉब्लम है तुम्हें तो तुम अभी और इसी वक्त इस घर से जा सकती हो। गौतम ने कहा। अच्छा, और पूछ सकती हूँ कि मैंने ऐसा क्या कर दिया है जो आप इस तरह से मुझ पर इल्जामों की बौछार कर रहे हैं। कहते हुए गजल बिल्कुल उसके सामने आ गई। लग रहा है याददाश्त बहुत कमजोर हो गई है तुम्हारी, जो रात की बात इतनी जल्दी भूल गई हो। मैं हर वक्त तुम्हारा बॉडीगार्ड बनकर तुम्हारे उस सिरफिरे आशिक से तुम्हें नहीं बचा सकता, इसलिए बेहतर होगा घर में रहो तुम, क्योंकि तुम्हें भले अपनी इज्जत का कोई ख्याल ना हो, पर मुझे फर्क पड़ता है इससे। समझी तुम? मिस्टर तलवार, अब आप अपनी लिमिट क्रॉस कर रहे हैं। गजल ने चीख कर कहा। अरे क्या हुआ है कल रात? तुम दोनों में से कोई मुझे भी बताएगा या आपस में ही एक दूसरे का गला काटते रहोगे? साधना जी, जो इतनी देर से मसले को समझने की कोशिश कर रही थीं, अचानक से बोल उठीं। आंटी, मेरा एक इंटरव्यू है, अभी मुझे उसके लिए टाइम पर निकलना है। मैं वापस आकर आपको सब बताती हूँ, पर अभी मुझे जाना होगा। आई एम सॉरी, कहकर गजल वहां से चली गई तो साधना जी ने गौतम का हाथ पकड़ा और उसे लेकर बाहर लॉन में आ गईं। गौतम, क्या हो गया है? हर वक्त इतना गुस्सा क्यों आता है तुम्हें? मैंने तुम्हें गजल से शादी करने के लिए कोई ब्लैकमेल तो नहीं किया था, ये तुम्हारा अपना फैसला था। फिर क्यों उसे हर वक्त इस तरह ट्रीट करते हो जैसे मैंने जबरदस्ती उसे तुमसे बांध दिया हो? गौतम बेटा, पहले की बात और थी, तुमने उससे जैसे भी बिहेव किया मैंने तुमसे कुछ भी नहीं कहा, पर अब उससे तुम्हारा रिश्ता जुड़ गया है, पत्नी है वो तुम्हारी अब। मानती हूँ कि ये शादी जल्दबाजी में हुई है और अभी तुम दोनों को ही थोड़ा वक्त चाहिए, पर गौतम कम से कम तुम उससे अच्छे से बात तो कर सकते हो। साधना जी ने उसे समझाते हुए कहा। और आपने उसे देखा है किस तरह से बात करती है वो मुझसे? तमीज तो उसे छू कर भी नहीं गुजरी है। यही बातें आप उसे जाकर क्यों नहीं समझाती हैं? गौतम ने चिढ़कर कहा। गौतम, वो तुम्हें वही लौटाती है जो तुम उसे देते हो, गुस्सा और नफरत। इतने दिन हो गए हैं शादी को, कभी उससे प्यार से बात की है तुमने? हालांकि उसका हक बनता है ये। अगर चाहते हो कि वो तुम्हारी कद्र करे तो बेटा पहले तुम्हें उसे समझना पड़ेगा। दिल टूटा है उसका, बहुत तकलीफ में है वो, और दिल टूटने का दर्द क्या होता है ये तुमसे बेहतर और कौन समझ सकता है। अगर तुम उसके जख्मों पर मरहम नहीं बन सकते हो तो कम से कम उसे संभलने के लिए थोड़ा वक्त तो दे दो, हो जाएगी वो एक दिन तुम्हारी। साधना जी ने उसे समझाते हुए कहा। उनकी बातों पर गौतम व्यंग से मुस्कुरा दिया। आपको क्या लगता है कि मैंने उसे शादी उसे अपना बनाने के लिए की है? गलतफहमी है ये आपकी। अगर वो मेरी हो भी गई तो भी मैं कभी उसका नहीं हो सकता। जहर लगती है मुझे वो, और मैंने उसे शादी सिर्फ इसलिए की क्योंकि उसका गुरूर तोड़ना था मुझे। हद से आगे बढ़ गई थी, धमकियां दे रही थी वो मुझे पुलिस में ले जाने की। इल्जाम लगाया था उसने मुझ पर, उसे उसकी सही जगह दिखानी जरूरी थी, इसलिए उठा लाया उसे इस घर में। अब सारी जिंदगी यहीं सड़ती रहेगी, ना उसे उसका हक दूंगा और न ही आजाद करूंगा। रिश्ता होकर भी कोई रिश्ता नहीं है मेरा उसके साथ। गौतम ने एक एक शब्द चबाते हुए कहा तो साधना जी उसके इरादे जानकर हैरान रह गईं और अफसोस से उसे देखकर बोलीं। दूसरों को तोड़ने का इरादा रखने वाले अक्सर खुद टूट जाते हैं गौतम, और मुझे डर है कि अगर तुम इस बार टूटे तो खुद को संभाल नहीं पाओगे। मत करो उसके साथ ऐसा, या कहूँ कि खुद के साथ ऐसा। आप क्यों हर वक्त उसकी हिमायत करती रहती हैं? कोई नहीं लगती है वो आपकी। आपका बेटा मैं हूँ, भूल गई हैं क्या आप? गौतम ने नाराज होते हुए कहा। अच्छी तरह याद है कि तुम ही मेरे बेटे हो, इसलिए नहीं चाहती कि तुम्हारी जिंदगी में एक बार फिर दर्द और तकलीफ आए। तुम फिर उसी तूफान से गुजरो जिससे तुम आज तक पूरी तरह निकल नहीं पाए हो।
तुम शायद नहीं जानते गौतम, लड़कियों का दिल बहुत मासूम होता है। वो बस प्यार से ही अपना बनाया जा सकता है। जो लड़कियां बचपन में अपनी गुड़ियां तक किसी के साथ नहीं बांटती, लड़ पड़ती हैं, वही शादी के बाद खुद के वजूद को भी बांट लेती हैं किसी अनजान के साथ, बिना किसी शिकायत के, सिर्फ उस रिश्ते के मान पर जो तुम गजल के साथ जोड़ कर आए हो। और तुम्हारे नकार देने से न इस रिश्ते की अहमियत खत्म हो सकती है और न तुम दोनों पे पड़ने वाला इसका खूबसूरत असर। इसकी कोशिश ही ऐसी है जो इंसान को अपनी तरफ खींच ही लेती है। आज नहीं तो कल ये रिश्ता अपना असर जरूर दिखाएगा, क्योंकि जो रिश्ते ऊपर वाला जोड़ता है उसमें शक की कोई गुंजाइश नहीं होती। और मुझे डर है कि जब तक तुम्हें इस बात का एहसास होगा, तब तक कहीं बहुत देर ना हो जाए। छोड़ दो ये नाराजगी गौतम, और एक मौका दो अपनी शादी को। अभी कुछ भी नहीं बिगड़ा है, साधना जी ने उसे समझाते हुए कहा, और उसे उसकी सोचों के साथ वहीं छोड़कर अंदर आ गईं। वाट रविश, ऐसा कभी नहीं होगा, कभी भी नहीं। मेरे दिल को जितनी चोट खानी थी खा चुका। अब इतना हक मैं किसी को नहीं दूंगा कि कोई फिर से मुझे तबाह कर सके। मेरी जिंदगी में अब किसी के लिए कोई जगह नहीं है, गौतम ने खुद से कहा, और आंखें बंद करके अपना सर कुर्सी पे टिका दिया। साधना जी के समझाने का गौतम पे कोई खास असर नहीं हुआ था। उसने उसकी बातें एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल दी थीं। अगले दिन सुबह जब गौतम जॉगिंग से वापस आया, तो गजल आराम से लॉन में बैठकर चाय पी रही थी। उसके हाथ में एक बुक थी जिसमें वो पूरी तरह से खोई हुई थी। उसने एक नज़र गौतम पर डाली और फिर उसे इग्नोर करके वापस पढ़ने लगी। पहले तो गौतम आगे बढ़ गया, फिर कुछ सोचकर पलटा और वापस उसके पास आ गया। तुम यहाँ क्या कर रही हो? गौतम ने उसे देखकर सवाल किया। उफ, अब क्या आपको दिन में भी कम दिखाई पड़ता है? जो ये बुक नजर नहीं आ रही मेरे हाथ में, जाहिर है पढ़ ही रही हूँ, गजल ने तंज से कहा। तो गौतम ने माथे पर बल डालते हुए उसे देखा। मैं 15 मिनट में फ्रेश होकर आ रहा हूँ, उठो और जाकर मेरे लिए नाश्ता तैयार करो। गौतम ने उसके चेहरे पर नजरें गड़ाते हुए कहा। एक्सक्यूज मी, मैं आपका नाश्ता क्यों बनाऊंगी? आपके घर में कुक है, आपको शायद याद हो तो जाकर उनसे कहिए, गजल ने कहा। पता है मुझे कि कुक है, पर शादी मैंने कुक से नहीं तुमसे की है। तुम इस घर में मेरे लिए आई हो, तो आज से मेरे साथ काम तुम करोगी, और मुझे मेरे कामों में जरा सी भी लापरवाही पसंद नहीं है। सो बी केयरफुल, अब जाओ यहाँ से और जाकर वो करो जो कहा है। गौतम ने उसके करीब आकर उसकी आंखों में झांकते हुए कहा। तो गजल की भौहें तन गईं। और आप इस खुशफहमी में कैसे मुत्तला हो गए मिस्टर तलवार कि मैं सर झुकाकर आपका हुक्म बजाऊंगी? 1970 में जी रहे हैं क्या? अरे हाँ, याद आया, आपका दिमाग तो हर वक्त खराब रहता है, तो ऐसा सोच लिया होगा आपने, है ना? कोई बात नहीं, आपके साथ मुझे पूरी हमदर्दी है। मुझे उम्मीद है एक दिन आप ठीक हो जाएंगे। उसने भी उसी तरह गौतम को जवाब दिया। गजल, गौतम ने उसकी बातों पर तेज आवाज में कहा, चीखिए मत मिस्टर तलवार, आप मुझे अभी ठीक से जानते नहीं हैं। माना कि मेरी मजबूरी का फायदा उठाकर आपने मुझसे शादी कर ली है, पर इसका मतलब ये बिल्कुल मत समझिएगा कि आपकी इन फिजूल की बातों का मुझ पर कोई असर होगा। पत्थर हूं मैं, मुझसे सर टकराएंगे तो चोट आपको भी लगेगी। गजल ने उसे थोड़ा दूर हटते हुए कहा। अब तो मेरा नाश्ता तुम ही बनाओगी, और कैसे बनाओगी ये मैं तुम्हें अभी दिखाता हूँ। कहते हुए उसने एक तेज आवाज से साधना जी को पुकारा, और अगले ही पल झूले पर खुद बैठते हुए गजल को खींचकर बिल्कुल अपने करीब कर लिया। ये इतना अचानक हुआ कि गजल के होश उड़ गए। ये क्या बदतमीजी है, छोड़िए मुझे। उसने गौतम की पकड़ से खुद को छुड़ाते हुए उठने की कोशिश की। बदतमीजी तो तुम कर रही थी, मैं तो बस तुम्हें जवाब दे रहा हूँ। कहते हुए गौतम ने एक मायनी खेज अंदाज में अपनी उंगली उसके चेहरे पर फिराई, जिसने गजल की एक पल के लिए सांस ही रोक दी। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाती, साधना जी गौतम की आवाज पर बाहर आ गईं। उन दोनों को इस तरह एक दूसरे के करीब देखकर एक सुखद आश्चर्य उनके चेहरे पर था। अरे ये क्या, आज सूरज कहाँ से निकला है? इनकी दोस्ती क्या बात है? उन्होंने मुस्कुराकर पास बैठते हुए पूछा। तो गजल बिल्कुल हड़बड़ा सी गई। कुछ खास नहीं मम्मी, बस आपकी बातों पर अमल कर रहा हूँ। आपने कहा था ना कि इसे प्यार से ट्रीट करूँ, तो वही कर रहा हूँ। पर देखिए ना, मैं इसे कब से कह रहा हूँ कि आज मुझे तुम्हारे हाथ का बना नाश्ता करना है, और ये मान ही नहीं रही।
गौतम ने गजल को जताते हुए साधना जी से शिकायती लहजे में कहा, अरे क्यों गजल, ये तो गलत बात है ना बच्चे। जब वो कोशिश कर रहा है तो थोड़ी सी कोशिश तुम भी करो। और तुम तो इतनी अच्छी कुक हो, हमेशा मुझे अपने हाथों का बना पास्ता खिलाती हो, तो आज इसे भी खिलाओ। ये भी तो जाने कि मेरी बहू चीज क्या है। उन्होंने उसकी तरफ देखते हुए प्यार से कहा। तो गजल गौतम की चालाकी पर हैरान रह गई। नहीं आंटी, ये झूठ बोल रहे हैं, इन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा था, बल्कि ये तो मुझसे। इससे पहले कि वो अपनी बात पूरी करती, गौतम ने उसे बीच में ही टोक दिया। अरे यार, क्या ये वो, अब तो मम्मी भी इतने प्यार से कह रही हैं, अब तो मान जाओ। गौतम ने आई बिंग करते हुए उसे देखकर कहा। तो साधना जी भी बोल पड़ी, हाँ गजल, अब तो तुम इसे खिला ही दो। तो गजल चुपचाप वहां से उठकर अंदर किचन में आ गई। गुस्सा तो उसे बहुत आ रहा था गौतम पर। साधना जी के सामने वो कुछ नहीं कहना चाहती थी, इसलिए चुपचाप आकर पास्ता बनाने लगी। और उधर गौतम अपनी जीत पर एक बार फिर मुस्कुरा उठा। इसी तरह कुछ दिन और बीत गए थे। गजल ने अब दूसरी कंपनी में नई जॉब भी ज्वाइन कर ली थी। साधना जी उसके लिए खुश थी कि वो पुरानी बातों को भुलाकर आगे बढ़ने की कोशिश तो कर रही है। गौतम के साथ उसके रिश्ते में कोई खास फर्क नहीं आया था। वो दोनों जब भी सामने पड़ते, या तो एक दूसरे को इग्नोर करते या फिर बहस। दोनों में से कोई भी अपने अतीत से बाहर निकलकर पहल करने को तैयार नहीं था। एक दिन गजल जब ऑफिस से वापस आई तो साधना जी और कृपा उसे बाहर गेट पर ही मिल गईं। आंटी, आप लोग कहीं जा रहे हैं इस वक्त? उसने उन्हें तैयार देखकर पूछा। हाँ बेटा, एक फ्रेंड के घर फंक्शन है, उनकी बेटी से कृपा की अच्छी दोस्ती है, इसलिए ये भी साथ जा रही। तुम भी चलो ना हमारे साथ, हम थोड़ा वेट कर लेते हैं, तब तक तुम फ्रेश होकर आ जाओ। साधना जी ने कहा। बिल्कुल चलूंगी आंटी, आप दोनों के साथ, पर आज नहीं। आज वैसे भी मुझे बहुत लेट हो गया है आने में, और सच में बहुत थक गई हूँ मैं। बस आराम करने का दिल कर रहा। आप प्लीज माइंड मत करिएगा, आप लोग एंजॉय कीजिए। गजल ने सॉरी करते हुए कहा। अरे कोई बात नहीं बेटा, तुम आराम करो, ये फंक्शन तो होते ही रहते हैं, तुम फिर किसी दिन चलना, उन्होंने उससे कहा। और बाहर की तरफ जाने लगी कि तभी उन्होंने अंदर जाती हुई गजल को पीछे से आवाज दी। गजल, जी आंटी। बेटा मेरा एक काम कर दोगी? उन्होंने पूछा। जी बताइए, उसने कहा। वो हमें निकलना था, तो गौतम के प्रेस हुए जो कपड़े आए थे उसे मैंने सेंटर टेबल पर रख दिया था। बस तुम उसे ले जाकर उसकी अलमारी में रख देना, वरना वो ऐसे बाहर रखा हुआ देखेगा तो गुस्सा करेगा। बहुत पार्टिकुलर है अपनी चीजों के लिए, साधना जी ने कहा। पर आंटी मैं कैसे? मेरा मतलब है कि उन्हें अच्छा नहीं लगेगा मेरा उनके रूम में जाना, और अब तो टाइम भी हो गया है उनके आने का। गजल ने संकोच करते हुए कहा। अरे बेटा, तुम बाय फोर्स की पूरा राइट है तुम्हारे पास कि जब तुम चाहो उस रूम में जा सकती हो। इतना मत सोचो, कहने दो उसे जो कहना है। तुम्हें उसे डरने की जरूरत नहीं है, ये घर भी तुम्हारा है, उसका रूम भी, और वो भी। साधना जी ने उसे हिम्मत देते हुए कहा। तो गजल आगे कुछ न कह सकी। उसने अंदर आकर अपना पर्स एक तरफ रखा और टेबल पर से कपड़े उठाकर गौतम के रूम की तरफ बढ़ गई। वो उसके आने से पहले ये काम कर लेना चाहती थी। वो अभी अलमारी में कपड़े रख ही रही थी कि तभी उसकी नज़र अलमारी के दरवाजे पर अंदर की तरफ लगी रिदम की तस्वीर पर टिक गई, जिस पर गौतम ने मार्कर से क्रॉस का बड़ा सा निशान लगा रखा था और नीचे हेटिव लिखा था। गजल की नज़र उस तस्वीर पर जमकर रह गई। वो काफी देर तक यूं ही खड़ी रही, उसे देखती रही। अचानक ही आकाश के साथ गुजरे सारे लम्हे एक फिल्म की तरह उसके जहन में उभरने लगे। गौतम की कहानी तो उसे नहीं पता थी, फिर भी उस लम्हे उसे गौतम का दर्द अपना सा महसूस हुआ, जिसने अनजाने में ही उसकी पलकों को भिगो दिया था। गजल अपने आप में इस कदर खोई हुई थी कि उसे गौतम का कमरे में आने का पता ही नहीं चला। गौतम ने अंदर आकर सोफे पर अपना लैपटॉप बैग फेंका और सीधे आकर बेड पर गिर गया, इस बात से बेखबर कि उसकी अलमारी के दरवाजे के पीछे गजल अपनी सोचों में गुम खड़ी थी। उसने लेटे लेटे ही अपनी शर्ट के बटन खोलकर खुद को रिलैक्स किया और फ्रेश होने के इरादे से उठकर बैठ गया कि तभी उसकी नज़र सामने लगे मिरर पर पड़ी, जिसमें उसे गजल नजर आ रही थी। वो हैरान होते हुए तुरंत बेड से उठकर खड़ा हो गया। तुम यहाँ मेरे कमरे में क्या कर रही हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? और ये मेरी अलमारी खोलकर क्यों खड़ी हो? उसने गुस्से में उसके पास आते हुए एक साथ कई सवाल कर डाले कि तभी उसकी नज़र रिदम की फोटो पर गई,
जिस पर थोड़ी देर पहले गजल की नजरें थीं। आई एम सॉरी, मुझे आंटी ने यहाँ भेजा था कि आपके कपड़े रख दूं। मैं बस इसीलिए यहाँ आई थी, गजल ने घबरा कर कहा और उसे साइड करके वहां से जाने लगी। वो उस वक्त बीती बातों को याद करके इतनी तकलीफ में थी कि गौतम से उलझना नहीं चाहती थी। वैसे मानना पड़ेगा, बहुत ही ज्यादा ढीठ और बेशर्म हो तुम, मम्मी ने कहा। और तुम्हें मौका मिल गया यहाँ आकर ताक झांक करने का, ये भी भूल गई कि किस तरह धक्के देकर इस कमरे से बाहर निकाला था मैंने तुम्हें। कहा था ना कि तुम्हारा वजूद भी मुझसे बर्दाश्त नहीं होता, तो मुझे मेरे आसपास मंडराती हुई नजर मत आया करो। पर लगता है तुम्हें एक बार में बात समझ में नहीं आती है, गौतम ने गुस्से से उसकी आंखों में देखते हुए कहा। तो इस बार गजल के सब्र का बांध भी टूट गया। बस, बहुत बोल लिया आपने, इसके आगे मैं एक शब्द भी नहीं सुनूंगी। मैं आपके इस घर और जिंदगी में अपने आप नहीं आई हूँ मिस्टर तलवार, ये सब आपने किया है, मेरी मर्जी नहीं थी। बहुत शौक था ना आपको मुझसे बदला लेने का, तो अब मेरा वजूद भी बर्दाश्त करना पड़ेगा, आप चाहें या ना चाहें। और रही बात आपके कमरे में आने की, तो आपको याद दिला दूं, ये हक मुझसे शादी करके आपने मुझे खुद दिया है, तो इसलिए अब ये घर भी मेरा है, ये कमरा भी मेरा है, और इसमें रहने वाले आप भी मेरे हैं। वो अलग बात है कि आप मुझे नहीं चाहिए, पर फिर भी कोई और मेरी जगह ले, ये मुझे बर्दाश्त नहीं है। कहते हुए गजल ने जलती हुई आंखों से आगे बढ़कर उसकी अलमारी में लगी हुई रिदम की वो तस्वीर एक झटके में फाड़कर फेंक दी। गजल, हाउ डे यू! गौतम उसकी उस हरकत पर हैरानी से चीख पड़ा। क्या हुआ, तकलीफ हो रही है? अरे मैंने तो सिर्फ एक पोस्टर फाड़ के फेंका है और आपकी जान निकल गई, पर आपने तो मुझसे बदला लेने के लिए मेरे प्यार को ही मेरी जिंदगी से नोच के फेंक दिया। जरा सोचिए मुझे कितना दर्द हुआ होगा, और अब वही दर्द मैं आपको सूद समेत लौटाऊंगी मिस्टर तलवार। जस्ट वेट एंड वॉच, गजल ने नफरत से कहा। तो गौतम ने गुस्से से अपनी मुट्ठियां भींच लीं। अगले ही पल वो दरवाजे की तरफ मुड़ा और जाकर कमरे को अंदर से लॉक कर लिया और अपने कदम वापस गजल की तरफ बढ़ा दिए। क्या हरकत है ये, दरवाजा क्यों लॉक किया आपने? खोलिए इसे, बाहर जाना है मुझे। उसे अपनी तरफ आता देखकर गजल की सांसें अटक गई थीं। तो माई भले अपनी मर्जी से हो, पर अब जाओगी अब मेरी मर्जी से। और क्या हुआ, अभी तो इतनी जुबान चल रही थी तुम्हारी, अब जान क्यों सूख रही है? ये घर भी तुम्हारा है, कमरा भी, और मैं भी, है ना? तो इस हिसाब से तो तुम भी मेरी हुई, और मुझे तुम अभी और इसी वक्त चाहिए। कुछ देर पहले कही उसकी बातों को दोहराते हुए गौतम ने हाथ बढ़ाकर एक झटके से उसे अपने करीब खींच लिया और अपनी बाहें उसकी कमर के इर्द गिर्द लपेट दी। उसकी इस करीबी ने गजल की सांसें ऊपर नीचे कर दी थीं। सॉरी, मैं तो तुम्हें रखकर ही भूल गया था। अच्छा हुआ आज तुमने मुझे याद दिला दिया कि शादी की है मैंने तुमसे, और पूरा हक है मेरे पास तुम्हारे साथ कुछ भी करने का। कहते हुए गौतम ने उसे पीछे पुश करते हुए उसकी पीठ को दीवार से लगा दिया और एक भरपूर नजर गजल के चेहरे पर डाली। मिस्टर तलवार, आप ऐसा नहीं कर सकते, छोड़िए मुझे और पीछे हटिए, वरना मैं शोर मचा दूंगी। गजल ने उसकी आंखों के ताप से घबरा कर कहा, जो उसे कमजोर कर रही थी। तो मचाओ शोर, पर सुनेगा कौन? मम्मी और कृपा तो घर में है नहीं, और इस घर के नौकरों की इतनी हिम्मत नहीं है कि मेरे कमरे में कदम रख दें मेरी बिना इजाजत के। गौतम ने उसके और करीब आते हुए कहा। तो गजल डर से थूक गटक कर रह गई। तुम्हारी आज इतनी हिम्मत हो गई कि तुमने मेरे अतीत को नोच के फेंकने की कोशिश की है। क्या कहा तुमने कि कोई तुम्हारी जगह ले, तुम्हें बर्दाश्त नहीं? तो ठीक है, मैं भी आज तुम्हें ऐसी यादें दूंगा कि तुम्हारे गुजरे हुए कल की सारी यादों की तकलीफ इसके आगे छोटी नजर आएगी तुम्हें। तुम्हें याद रहेगा तो सिर्फ गौतम तलवार। मुझे भी बर्दाश्त नहीं कि मेरी बीबी के ख्यालों में मेरे अलावा कोई और हो। कहते हुए गौतम ने जैसे ही उसके बालों में अपनी उंगलियां फंसाकर अपने होठों को उसके होठों के करीब किया, गजल बिना एक पल गवाए डर से उसके सीने से जा लगी और उसे जोर से पकड़ लिया। वो उसके इतने करीब थी कि गौतम उसकी बढ़ी हुई धड़कनों को महसूस कर पा रहा था। एक अजीब सा खूबसूरत एहसास उसे छूकर गुजरा था। गजल ऐसा कर बैठेगी, उसके बहमो गुमान में भी नहीं था। वो बस उस लम्हे अबाक सा वैसे ही खड़ा रह गया। आई एम सॉरी, आई एम रियली वेरी सॉरी। मैंने बस उस तस्वीर को देखा तो मुझे अपना गुजरा हुआ कल याद आ गया। आपको तकलीफ देने का मेरा कोई इरादा नहीं था मिस्टर तलवार, प्लीज मुझे जाने दीजिए।
गजल ने कुछ देर बाद अपना चेहरा ऊपर करके उसकी आंखों में देखते हुए कहा, तो वो उसकी सुर्ख आंखों में खोसा गया। न जाने क्यों गौतम को उसकी सच्चाई पर यकीन आ गया। उसने अगले ही लम्हे उसे कंधों से पकड़कर खुद से दूर किया और तेजी से जाकर दरवाजा खोल दिया। आउट, उसने गजल की तरफ देखकर कहा और खुद वॉशरूम में जाकर जोर से दरवाजा बंद कर लिया। न जाने कितनी देर तक वो शावर के नीचे खड़ा रहा। आज उसे रिदम से और ज्यादा नफरत हो रही थी, पर जिस फोटो को वो चाहकर भी इतने दिनों से फाड़ने की हिम्मत नहीं कर सका था, आज गजल ने वो कर दिया था, जिससे कहीं ना कहीं एक सुकून सा उसके दिल में उतरा था। उसने खामोशी से अपनी आंखें बंद कर लीं। गजल तुरंत भागकर अपने कमरे में आई और बिलख कर रो पड़ी। उसकी जिंदगी इस तरह मोड़ लेगी उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। आकाश तो कब का जा चुका था और गौतम के लिए जिन एहसासों को उसने बरसों पहले कहीं दफन कर दिया था, उन्हीं एहसासों ने एक बार फिर उसके दिल पर दस्तक दी थी। एक अजीब सा दर्द था जो वो महसूस कर रही थी, पर गौतम के रवैये ने सब कुछ बिखेर कर रख दिया था। कुछ बचा था तो सिर्फ अफसोस। उस दिन के बाद गजल ने अब गौतम से हर बात में उलझना छोड़ दिया था। वो कम ही उसके सामने जाती थी और दूसरी तरफ गौतम भी चुप था। वक्त अब खामोशी से गुजर रहा था। गजल ने खुद को पूरी तरह से काम में बिजी कर लिया था। साधना जी के साथ साथ अब कृपा की भी उससे अच्छी बॉन्डिंग हो गई थी। वो अब अपनी हर छोटी बड़ी बात गजल के साथ शेयर करने लगी थी। आज गजल कृपा के पास उसके फेवरेट कपकेक देने रूम में आई थी, जो उसने ऑफिस से लौटते वक्त कृपा के लिए खरीदे थे। जब कृपा की बातें उसके कानों में पड़ी, जिससे साफ पता चल रहा था कि दूसरी तरफ जो भी था, उससे कृपा का रिश्ता सिर्फ दोस्ती तक नहीं था। कृपा जैसे ही फोन रखकर पीछे मुड़ी, अपने सामने गजल को खड़ा देखकर चौंक गई। अरे भाभी, आप कब आई? उसने खुद को नॉर्मल करते हुए पूछा। तभी आई जब तुम कल कॉलेज बंक करके लंच डेट प्लान कर रही थी। गजल ने सपाट लहजे में कहा। क्या कर रही हो आप? धीरे बोलिए, भाई ने सुन लिया तो आज ही सूली पर लटका देंगे मुझे। आपको नहीं पता कितनी नफरत है उन्हें इस मोहब्बत के नाम से। कृपा ने डरते हुए कहा। और फिर भी तुम आगे बढ़ रही हो, जब अच्छी तरह पता है कि मिस्टर तलवार इसे एक्सेप्ट नहीं करेंगे। गजल ने हैरानी से पूछा। हाँ तो दिल पर किसका जोर होता है? और अभी तो हम बस मिले हैं, दोस्ती हुई है, आगे का कुछ ऐसा सोचा नहीं है। और अगर कुछ फ्यूचर हुआ भी इस रिश्ते का, तो आप हो ना भाई को मनाने के लिए। कृपा ने अपनी बाहें गजल के गले में डालते हुए कहा। तो वो व्यंग से हंस पड़ी। हाँ क्यों नहीं, तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे मेरे आगे पीछे घूमते हो तुम्हारे भाई, कि मैं सिफारिश लगाऊंगी और वो झट से मान जाएंगे, है ना? अरे तुमसे पहले मेरा खून करेंगे वो, गजल ने कहा। तो कृपा मुस्कुरा दी। अच्छा वो सब छोड़ो, तो ये बताओ आंटी को पता है? गजल ने पूछा। अरे कहाँ, पहले मैं खुद तो जान लूं अच्छे से, फिर उनको भी बता दूंगी, इनफैक्ट मिलवा दूंगी, कृपा ने कहा। तो फिर मुझसे कब मिला रही हो? गजल ने पूछा। जब आप कहो। ऐसा करती हूँ, कल कॉलेज के बाद आपके ऑफिस के पास वाले कैफे में मिलते हैं। मैं वहां आकर आपको कॉल कर लूंगी, आप वहीं आ जाना, कृपा ने कहा। तो गजल ने हामी भर दी। अगले दिन जब वो कृपा और उसके उस दोस्त से मिलने वहां गई, तो एक पल के लिए सामने खड़े उस लड़के को देखकर ठिठक गई। गजल को वहां खड़ा देखकर कृपा ने हाथ हिलाकर उसे अपने पास बुला लिया। मोहित, ये मेरी भाभी कम, दोस्त ज्यादा हैं। और भाभी, ये मोहित है जिसके बारे में आपको बताया था। कृपा ने दोनों को एक दूसरे से इंट्रोड्यूस कराया। हेलो मोहित, नाइस टू मीट यू। हम पहले कहीं मिल चुके हैं क्या? पता नहीं क्यों, पर ऐसा लग रहा है मुझे जैसे आपको पहले भी कहीं देखा है, गजल ने कहा। गजल की बात ने एक पल के लिए उसके चेहरे का रंग उड़ा दिया था, पर फिर वो नॉर्मल होते हुए बोला। अगर आपको ऐसा लग रहा है तो हो सकता है कि कहीं आमना सामना हुआ हो हमारा, पर सॉरी भाभी, मुझे तो ऐसा कुछ याद नहीं आ रहा। एनीवेज फॉरगेट इट। और बताओ क्या करते हैं आप, और आपकी फैमिली में कौन कौन है? और ऐसे न जाने कितने बेसिक सवाल थे जो गजल ने उससे पूछ डाले, पर फिर भी वो रह रहकर उसके चेहरे को याद करने की कोशिश कर रही थी, पर उसे याद नहीं आ रहा था कि उसने मोहित को कहाँ देखा है। मैं कहीं तो मिली हूँ इससे, पर मुझे याद क्यों नहीं आ रहा?
रात डिनर के बाद जब गजल सोने के लिए अपने रूम में आई तो एक बार फिर मोहित का चेहरा याद करने लगी कि तभी अचानक से उसे याद आ गया कि मोहित आकाश का दोस्त है, जिसे उसने एक बार आकाश के ऑफिस में देखा था। उस वक्त उससे कोई खास बात तो नहीं हुई थी, पर उसका चेहरा उसे याद रह गया था। पर वो कृपा से कैसे मिला? वो तो इस शहर का भी नहीं है। कहीं आकाश ने तो उसे कृपा के पीछे नहीं लगाया है, मुझे और मिस्टर तलवार को नुकसान पहुंचाने के इरादे से? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। आकाश इतना नहीं गिर सकता। पर अगर ऐसा ही हुआ तो? उफ, क्या करूं मैं? कैसे पता लगाऊं कि मोहित का कृपा की जिंदगी में आना इत्तेफाक है या कोई प्लान? मुझे आकाश से बात करनी होगी। अगर वाकई उसके दिमाग में कुछ चल रहा है तो मुझे उसे रोकना होगा। अगर सच में ऐसा हुआ तो मुझे मिस्टर तलवार को बताना होगा। ये कृपा के लिए खतरनाक हो सकता है, पर उससे पहले कल आकाश से मिलकर सच का पता करती हूँ। गजल ने अपने दिमाग में इरादा किया और लेट गई, पर नींद अभी भी उसकी आंखों से कोसों दूर थी। अगले दिन सुबह उठकर गजल ने सबसे पहले आकाश को फोन लगाया, पर उस वक्त उसका फोन उठा नहीं, तो वो तैयार होने लगी। थोड़ी देर बाद जब वो ऑफिस जाने के लिए निकल रही थी तो साधना जी ने उसे नाश्ते के लिए अपने पास बुला लिया। आंटी, आज सच में बहुत लेट हो रही हूँ मैं। रात में लेट नींद आई, इसलिए सुबह टाइम से आंख नहीं खुली। मैं ये सैंडविच पैक कर लेती हूँ, रास्ते में खा लूंगी, गजल ने कहा। तब तक गौतम भी वहां आकर बैठ चुका था। ठीक है बेटा, पर बस आज के लिए तुम्हारी बात मान रही हूँ, पर रोज ऐसा नहीं चलेगा। ओके, एक यही तो हमारा फैमिली टाइम होता है, जिसमें सब साथ बैठकर नाश्ता करते हैं, साधना जी ने प्यार से कहा। सॉरी आंटी, आगे से ऐसा नहीं होगा, पक्का। मैं इसे रैप करके आती हूँ, कहते हुए गजल ने अपना पर्स और फोन वहीं रखा और सैंडविच को पैक करने के लिए किचन में चली गई। गौतम ने अभी पहला निवाला ही मुंह में डाला था कि तभी उसके पास ही रखा हुआ गजल का फोन रिंग करने लगा। उसने एक सरसरी सी निगाह उस फोन में फ्लैश हो रहे नाम पर डाली, पर वापस नजर हटा नहीं सका। आकाश का नाम एक हार्ट के स्माइली के साथ वहां चमक रहा था, जो पहले कभी गजल ने सेव किया था, जिसने गौतम को एक अजीब सी फीलिंग से भर दिया। ये गुस्सा था या कुछ और, वो समझ नहीं सका था। गजल जैसे ही रिंग सुनकर किचन से बाहर अपने फोन तक आई, फोन बजना तब तक बंद हो चुका था। उसने जब फोन हाथ में लेकर नाम देखा तो अगले ही पल उसकी नजर गौतम की तरफ उठ गई, जो बहुत ही गहरे अंदाज में उसके चेहरे की घबराहट को नोटिस कर रहा था। एक लम्हे के लिए उसकी उन नजरों ने गजल के दिल को बेचैन कर दिया। अच्छा आंटी, देर हो रही है, शाम को मिलती हूँ, उसने साधना जी और कृपा से बाय कहा और गौतम से नजरें चुराकर बाहर आ गई। ओह गॉड, इसका फोन भी इसी टाइम आना था। कहीं मिस्टर तलवार कुछ गलत ना सोच रहे हों। उनकी आंखें देखकर तो ऐसा ही लग रहा था कि उन्होंने फोन देख लिया था। पर छोड़ो, मुझे क्या, जो सोचना है सोचते रहें। उन्हें कौन सा मेरे लिए कुछ महसूस होता है जो फर्क पड़ेगा? जब वो कोई रिश्ता मानते ही नहीं तो मेरी मर्जी, मैं किसी से भी बात करूं। गजल ने खुद को तसल्ली दी और आकर कैब में बैठ गई और आकाश को फोन मिलाने लगी। हेलो, तुमसे मिलना है मुझे, कब मिल सकते हो ये बताओ? गजल ने आकाश के फोन उठाते ही बिना किसी हेलो के साथ पूछा। क्यों? अब क्यों मिलना है मुझसे तुम्हें? कर तो ली है तुमने अपने मन की, तो अब बचा क्या है बात करने को? आकाश को उसका अंदाज खल गया था, तो उसने भी उसी तेवर में पूछा। ओह प्लीज, मुझे तुमसे मिलकर अब अपने या तुम्हारे बारे में कोई बात नहीं करनी है, न ही कोई सफाई देनी है और न ही कोई वजह बतानी है। मुझे तुमसे कुछ और बात करनी है। अगर मिल सकते हो तो बताओ, वरना कोई बात नहीं, गजल ने रूखे से अंदाज में कहा। ठीक है, ऑफिस में हूँ, यहीं आ जाओ, जो भी बात करनी है यहाँ आकर कर लो, उसने कहा। नहीं, इतने तमाशे के बाद अब मैं वहां नहीं आऊंगी। मुझसे तुम वहीं आकर मिलो जहां हम पहले मिलते थे। 2 बजे के करीब मैं तुम्हारा वहां वेट करूंगी, हो सके तो आ जाना, जरूरी है, गजल ने कहा और बिना उसका जवाब सुने फोन बंद कर दिया। गौतम नाश्ता करके ऑफिस के लिए निकल गया, पर ना चाहते हुए भी गजल के फोन पर चमकता हुआ आकाश का नाम उसे एक अजीब सी बेचैनी का एहसास करा रहा था। वो समझ नहीं पा रहा था कि उसे इतना गुस्सा क्यों आ रहा है। लगता है मुझसे गलती हो गई है, मुझे उस रात खुद पर काबू करना चाहिए था। ना उसकी बातों से मैं गुस्से में आता और न ही उस लड़की से बिना सोचे समझे शादी करता। अब पता नहीं क्या नया तमाशा करने वाली है और अपने उस मंगेतर से अभी तक टच में क्यों है ये? गौतम कुछ देर तक
अपने इन्हीं सवालों में उलझा रहा और आखिरकार किसी भी नतीजे पर ना पहुंचने पर उसने आंखें बंद करके अपनी पीठ सीट से टिका दी। थोड़ी देर बाद गौतम जब मीटिंग के लिए कॉन्फ्रेंस रूम में पहुंचा तो सामने एक चेहरा देखकर चौंक गया और उससे ज्यादा उस चेहरे की आंखों में आश्चर्य था। गौतम को वहां उस कंपनी के मालिक की हैसियत में देखकर। प्लीज हैव अ सीट, गौतम ने वहां मौजूद उस पार्टी के लोगों से कहा जो गौतम की कंपनी से किसी इवेंट के सिलसिले में मीटिंग के लिए वेट कर रहे थे। मिस्टर तलवार, ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है कि आपने अपनी कंपनी में होने वाले इवेंट के लिए हमें चुना है। मैं और मेरी पूरी टीम कोशिश करेंगे आपका ये फंक्शन बहुत ही यादगार हो और आपको कोई भी शिकायत का मौका ना मिले। मिस्टर तलवार, ये मिस रिदम बालिया हैं, हमारी बहुत ही काबिल इवेंट मैनेजर और हमारी कंपनी की तरफ से होने वाली सभी ऑर्गेनाइजेशन को यही लीड करती हैं। और अब अगर आपकी इजाज़त हो तो मिस रिदम प्रेजेंटेशन स्टार्ट करें। उस इवेंट कंपनी के लीडिंग हेड दीपक सिंघल ने कहा। यस प्लीज, गौतम ने एक गहरी नज़र रिदम पर डालते हुए कहा, जिसके चेहरे पर गौतम को देखकर हवाइयाँ उड़ी हुई थीं, जबकि गौतम ने खुद पर काबू पाते हुए अपने आप को नॉर्मल कर लिया था। प्रेजेंटेशन खत्म होने के बाद गौतम सीधे अपने केबिन में आ गया और इसके साथ ही आ गया यादों का एक तूफान, जिसे उसने रिदम को अपने सामने देखने के बाद इतनी देर से रोक रखा था। रिदम के साथ गुजरा हुआ वक्त एक एक करके उसके जहन में घूमने लगा। वो अभी अपनी सोचों में खोया ही था कि तभी उसके ऑफिस का दरवाजा खुला। उसने नजरें उठाकर देखा तो रिदम उसके सामने खड़ी थी। अंदर आ सकती हूँ मैं? उसने होठों पर हल्की सी मुस्कुराहट सजाकर कहा तो गौतम न जाने क्यों अंदर तक सुलग गया। ऑलरेडी अंदर आ चुकी हो तुम, नजर नहीं आ रहा तुम्हें? उसने खींचते हुए कहा। अरे ये क्या बात हुई गौतम, इतने सालों बाद मिले हो और इतनी बेरुखी, माना कि आज कोई रिश्ता नहीं है पर कभी तो था ना। उसी के नाते मुस्कुराकर गले तो मिल ही सकते हो मुझसे। रिदम ने उसके सामने आकर बाहें फैलाते हुए कहा। ओह प्लीज शट अप, मुझे तुमसे अपने किसी भी रिश्ते को याद करने में अब कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो बेहतर ही होगा कि यहाँ जो करने आई हो वही करो, क्योंकि मुझे अपने काम में डिस्ट्रैक्शन पसंद नहीं है। और हाँ, यहाँ जब तक हो भूलना नहीं, ना ही अब मैं वो गौतम हूँ। और रहा हमारे बीच का रिश्ता, वो तो तुम कब का दफन कर चुकी हो, तो तुम्हें देखकर खुश होने या गले लगाने का कोई मतलब ही नहीं बनता। गौतम ने तल्खी से कहा। अच्छा, अगर इतनी ही नफरत करने लगे हो मुझसे तो आज हमारी कंपनी को सिलेक्ट ही क्यों किया? रिजेक्ट कर देते ना, जबकि तुम्हें अच्छी तरह पता था कि मेरा तुमसे सामना होता रहेगा। बोलो क्यों किया ऐसा? अगर हर बात हर याद दफन कर चुके हो तो? रिदम ने उसकी आंखों में झांकते हुए पूछा। क्योंकि मैं पर्सनल और प्रोफेशनल बातों को मिक्स नहीं करता। मुझे अपनी ऑफिस के फंक्शन के लिए बेस्ट इवेंट मैनेजमेंट कंपनी को हायर करना था, जो कि मिस्टर सिंगल हैं, और सिर्फ तुम्हारी वजह से मैं अपना नुकसान नहीं कर सकता था। और अगर इसे लेकर कोई गलतफहमी तुम्हारे दिमाग में है तो उसे जितनी जल्दी हो सके दूर कर लो, तुम्हारे लिए बेहतर होगा, गौतम ने कहा और आकर अपनी चेयर पर बैठ गया। उसकी बातों ने रिदम की आंखों की चमक को हल्का कर दिया। एक फीकी सी मुस्कान उसके चेहरे पर आ गई। वैसे बहुत बदल गए हो तुम गौतम, मैंने कभी सोचा नहीं था कि तुम इस तरह बातें छुपाकर मुझे अंधेरे में रखोगे। आज तुम्हें यहाँ देखने के बाद तुम्हारे बारे में पढ़ा मैंने। तुमने इतने सालों में मुझे आज तक अपने बारे में कभी नहीं बताया, हमेशा धोखे में रखा, और तुम मुझे धोखेबाज समझते हो। तुम हमेशा से मेरे बारे में जानते थे कि मैं किन परिस्थितियों से निकलकर यहाँ तक पहुँची थी और दोबारा से उसी जिंदगी में नहीं जाना चाहती थी। अगर तुम इतने सेटल्ड थे और अपनी प्रॉब्लम से इतने आराम से निकल सकते थे तो क्यों जाने दिया मुझे तुमने? बताया क्यों नहीं कि तुम वो नहीं हो जो नजर आते हो? अगर प्यार किया था तो परखने की क्या जरूरत थी? किसी को भी अपनी मजबूरियों का हवाला देकर इग्नोर करने लग जाओगे तो कोई भी लड़की वही करती जो मैंने किया। तुमने तो कई कई दिनों तक मुझसे बात करना भी छोड़ दिया था। रिदम ने गौतम के करीब आकर उसे हिलाते हुए कहा। तो गौतम के दिल में दबा इतने सालों का लावा बाहर आ गया। और इसीलिए तुमने अपना दिल बहलाने का नया तरीका ढूंढ लिया। हाँ, नहीं निकाल पाता था मैं वक्त, क्योंकि बाप मरा था मेरा। समझती हो बाप का जाना क्या होता है एक बेटे के लिए? नहीं,
तुम कैसे समझोगी? तुम्हें तो बस मेरी जगह भरने की जल्दी थी। जिस वक्त तुम्हें सबसे मजबूती के साथ खड़ा रहना चाहिए था, उस वक्त मेरे डूबते हुए जहाज में से उतरने वाली सबसे पहली इंसान तुम थीं। और अब देखो, आज कैसे तुम बेशर्मों की तरह मेरे सामने खड़ी होकर अपनी बेवफाई को जस्टिफाई करना चाहती हो। ये सब कहकर हाँ नहीं बताया मैंने कभी भी तुम्हें अपने फाइनेंशियल स्टेटस के बारे में, क्योंकि मैं कभी था ही नहीं। सिर्फ वही था जो तुम्हारे सामने था, और न ही वो सब मैंने कमाया था जो मैं ढिंढोरे पीटता। और कभी सोचा नहीं था कि तुम मुझे इस वजह से छोड़ जाओगी। पर अब शुक्र मनाता हूँ, जो किया ठीक किया तुमने, वरना कभी तुम्हारा वो चेहरा ना देख पाता और पूरी जिंदगी मोहब्बत के झूठे भरम में जीता रहता कि तुम्हें भी मुझसे मोहब्बत है। गौतम ने तल्खी से कहा और वहां से उठकर जाने लगा। तो रिदम ने उसका हाथ पकड़ लिया। तो उसने सुलगती आंखों से उसकी और फिर अपनी कलाइयों की तरफ देखा। गौतम, प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। तुमसे दूर जाकर मुझे एहसास हुआ कि तुम्हें खोकर भी मैं हर शख्स में तुम्हें ही ढूंढती रही थी। कितनी बेवकूफ़ थी मैं। और फिर मुझे कभी कोई तुम जैसा मिला ही नहीं। जब मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ तो मैंने तुम्हें ढूंढने की बहुत कोशिश की, पर तुमने तो कभी मुझसे अपने या अपनी फैमिली के बारे में कुछ शेयर ही नहीं किया था। तो कैसे ढूंढती तुम्हें मैं? एक नंबर था, वो भी तुमने बदल लिया था। हर जगह से गायब हो गए थे तुम, जहाँ का मुझे पता था। मैं सच कह रही हूँ गौतम, मैं मानती हूँ मुझसे गलती हुई है, पर मैं अपनी गलती सुधारना चाहती हूँ। तुम्हें जितना आजमाना है मुझे आजमा लो, पर प्लीज मुझे माफ कर दो। रिदम ने उसके सामने आकर बेचैनी से कहा। तो गौतम के जख्मी दिल में कहीं कुछ टूट सा गया। उसने अफसोस से रिदम की तरफ देखा। जाओ, कर दिया तुम्हें माफ मैंने, पर मुझे अब कुछ भी नहीं आजमाना है। इन सब बातों में मैं बहुत आगे निकल चुका हूँ, और अब मुझे अपनी जिंदगी में किसी की जरूरत नहीं है, और तुम्हारी तो बिल्कुल भी नहीं। गौतम ने उससे बेरुखी से कहा और लंबे लंबे डग भरता हुआ केबिन से बाहर चला गया। रिदम की बातों से उसके अंदर पनपते गुस्से को और हवा दे गया था। कितनी खुदगर्ज है ये लड़की, और मैंने इससे प्यार किया था। इस जैसी लड़की की मोहब्बत में खुद को पूरी तरह से तबाह कर डाला मैंने। उफ! गौतम ने अफसोस से सोचते हुए आकर अपनी गाड़ी स्टार्ट की और वहां से निकल गया। थोड़ी देर तक खुद से लड़ने के बाद उसने गाड़ी एक रेस्तरां के सामने लगा दी और उतरकर अंदर चला गया। उसका सर दर्द से फटा जा रहा था, जिसका इलाज सिर्फ एक एक्सप्रेसो थी जो वो अक्सर टेंशन के वक्त पीता था। उसने अपने लिए कॉफी ऑर्डर की और नम आंखों से खिड़की के बाहर देखने लगा। दिल का दर्द था कि कम होने का नाम ही नहीं ले रहा था। काश तुम कभी मेरे सामने ना आती रिदम, और आ ही गई थी तो काश अपना ये खुदगर्ज चेहरा मुझे ना दिखाती। तुमने आज मेरा ये आखिरी भरम भी तोड़ दिया कि शायद मैंने तुम्हें गलत समझा था कि तुम भी मुझसे प्यार करती थीं, पर नहीं, तुमने तो बस कंफर्टेबल जिंदगी से ही प्यार किया है। कितनी आसानी से तुमने मेरी जगह किसी और को दे दी, और एक मैं हूँ जो तुम्हारे बाद किसी का भी नहीं हो सका, और शायद हो भी नहीं पाऊंगा कभी। सोचते हुए एकदम ही गजल का चेहरा उसके सामने आ गया। आंसू गौतम की आंखों से छलकने को बेताब थे, जिन पर उसने बहुत ही सब्र के साथ काबू पाया हुआ था कि तभी उसकी नज़र उसी रेस्तरां के एक दूसरे कॉर्नर पर बैठी गजल पर पड़ी, जो वहां आकाश के साथ आई हुई थी और लगातार उससे किसी बात पर बहस कर रही थी, जिसे सुन पाना गौतम के लिए पॉसिबल नहीं था, और उन दोनों ने भी उसे नहीं देखा था। गौतम का पहले से ही मूड बहुत ज्यादा खराब था। कोई और वक्त होता तो शायद वो उस वक्त से वहां कुछ नहीं कहता, पर आज बात कुछ और थी। उसके जख्मी दिल पर ये एक और बड़े प्रहार की तरह था। गौतम के लिए वो गुस्से में उठकर गजल की टेबल तक गया और बिना उसे कोई मौका दिए उसकी वहां पकड़कर घसीटता हुआ उसे अपनी गाड़ी तक ले आया, और आकाश बस यूं ही खड़ा देखता रह गया। गौतम के सामने जाने की उसमें हिम्मत ही नहीं थी। मिस्टर तलवार, क्या बदतमीजी है ये? छोड़िए मेरा हाथ। इस तरह सबके सामने क्यों तमाशा कर रहे हैं? गजल ने उससे अपनी बाहें छुड़ाते हुए लगभग चीख कर कहा। मैं तमाशा कर रहा हूँ? अरे तमाशा तो तुमने मेरी इज्जत का बना रखा है। मना किया था मैंने तुम्हें कि ऐसा कुछ भी मत करना जिससे हमारा नाम खराब हो, लोगों को कोई और मौका मिले। फिर इस तरह बिना बताए यहाँ क्या कर रही हो तुम उस आकाश के साथ? तुम तो ऑफिस के लिए निकली थी ना? फिर क्या है ये यहाँ पर? बोलो,
कहते हुए गौतम ने दोबारा से उसकी बाहों पर अपना कसाव बढ़ाते हुए उसे खा जाने वाली नजरों से देखा। एक पल को गजल उसकी आंखों में उतरे जज्बातों के सैलाब को देखकर डर सी गई। वो ये तो जानती थी कि उसका यूं बिना बताए आकाश से मिलना गौतम को नागवार गुजरेगा, पर जिस तरह वो गम और गुस्से में उसके सामने खड़ा था, ऐसा लग रहा था कि अंदर से तकलीफ में हो। उसकी आंखों में उतरे रंग को समझ पाना गजल के लिए मुमकिन नहीं था, सो वो आगे उससे कुछ ना कह सकी। अगले ही पल गौतम ने गाड़ी का दरवाजा खोलकर उसे अंदर धकेला और दूसरी तरफ आकर ड्राइविंग सीट संभाल ली। वो खुद भी उस सड़क पर और कोई तमाशा नहीं चाहता था। जैसे ही गाड़ी घर के अंदर दाखिल हुई, गजल बिना देर किए बिजली की रफ्तार से उतरी और उसने अपने कदम अंदर अपने कमरे की तरफ बढ़ा दिए। पर इससे पहले कि वो अपने कमरे में जा पाती, गौतम ने आकर पीछे से उसकी बाहें पकड़ी और एक झटके से उसे खींचकर अपने कमरे में ले आया और अंदर से दरवाजा लॉक कर लिया। उसके तेवर और दिल दिमाग में जो तूफान चल रहा था, वो गजल की समझ से बाहर था। वो बस हैरान सी खड़ी गौतम की आंखों में देखने लगी, जो अजीब सी कैफियत में एक एक कदम उसकी तरफ बढ़ा रहा था, और सोचते हुए गजल डर से अपना एक एक कदम पीछे करती जा रही थी। रिदम की खुदगर्ज बातों से जख्मी गौतम के दिल पर अनजाने में ही गजल ने एक और चोट कर दी थी, जिसे वो बर्दाश्त नहीं कर पाया और उसे घसीटता हुआ अपने कमरे में ले आया। और इस वक्त वो आंखों में आग लेकर उसकी तरफ बढ़ रहा था और गजल के कदम खौफ से पीछे होते जा रहे थे। इससे पहले कि वो पीछे लगे, बेड से टकराकर उस पर गिरती, गौतम उस तक पहुंच गया। उसने गजल के हाथ को मोड़कर पीछे उसकी कमर में लगाते हुए उसे थाम लिया। वो उसके इतना करीब था कि उसकी गर्म सांसें गजल के चेहरे को छू रही थीं। गजल ने सहम कर जब उसकी आंखों में देखा, तो वहां उसे गुस्से से ज्यादा दर्द और तकलीफ महसूस हुई, जो उसने पहले कभी उन आंखों में नहीं देखी थी। मिस्टर तलवार, आप ठीक हैं? गजल ने धीरे से कहा। तुम्हारी जो हरकतें हैं, उसके बाद कैसे ठीक रह सकता हूँ मैं? मेरे उस दिन मना करने के बाद भी आज तुम किसी को बिना बताए उससे मिलने क्यों गई थी? उस इंसान ने तुम्हें बीच रास्ते में छोड़ दिया, फिर भी अभी दिल नहीं भरा तुम्हारा उससे। ऐसा क्या दे रहा है वो तुम्हें जो मेरी इज्जत उछालने में तुली हो? माना कि हमारे बीच कोई रिश्ता नहीं है, पर दुनिया के लिए तो है ना। बताओ क्यों गई थी तुम? गौतम ने एक एक शब्द चबाते हुए कहा, तो गजल उसके इल्जाम को बर्दाश्त नहीं कर पाई। माइंड योर लैंग्वेज मिस्टर तलवार, अब आप हद से आगे बढ़ रहे हैं। अरे बोलने से पहले एक बार सोच तो लिया करिए। बिना पूरी बात जाने इल्जाम लगा देना ठीक नहीं है, और आप मुझसे इस लहजे में बात नहीं कर सकते हैं। गजल ने भी उसकी आंखों में देखते हुए कहा। अच्छा वाह, वैसे ढिठाई की हद होती है। तुम अपने एक्स के साथ होटलिंग कर सकती हो, सरेआम मेरी इज्जत उछाल सकती हो, किसी की बात का कोई फर्क नहीं पड़ता तुम्हें, और मैं कुछ कह भी नहीं सकता। ये सही है। अगर रंगरेलियां मनाने का इतना शौक है तो चली जाओ ना उसी के पास। यहाँ क्या कर रही हो? तुम सारी लड़कियां एक जैसी ही होती हो, खुदगर्ज और बेवफा, जिन्हें सिर्फ खुद से मतलब होता है। गौतम ने अपने दिल में दबाया हुआ जहर निकालते हुए कहा। बस बहुत बोल लिया आपने। मुझे नहीं पता कि वो कौन थी जिसने आपके दिल में लड़कियों के लिए इतनी नेगेटिविटी और जहर भर दिया है, पर मैं अपने करेक्टर पर कोई भी गलत बात बर्दाश्त नहीं करूंगी, समझे आप? मैं आपको कोई धोखा नहीं दे रही, गजल ने चीखते हुए कहा। ओह करेक्टर, फोन कहाँ है तुम्हारा? अभी पता चल जाएगा। कहते हुए उसकी नज़र बेड पर पड़े फोन पर गई, जो हाथ मोड़ने पर गजल के हाथ से छूटकर वहां गिर गया था। गौतम ने उसे उठाया और गजल का अंगूठा उस पर टच करके फोन ओपन कर दिया। आकाश की कॉल्स तो वो सुबह ही देख चुका था। उसने मैसेज खोले और गजल की आंखों के सामने कर दिया, जिसमें उसने आकाश को मिलने के लिए बुलाया था। अब भी कुछ कहना है तुम्हें? उसने गुस्से में पूछा। मिस्टर तलवार, मैं मानती हूँ कि मैंने उसे कॉल की थी और मिलने के लिए भी बुलाया था, पर जैसा आप समझ रहे हैं बात वो नहीं है। उससे मैं क्यों मिली ये वजह मैं आपको अभी नहीं बता सकती, पर ट्रस्ट मी, मेरा उससे मिलना जरूरी था। कुछ बातें थीं जो मुझे उससे क्लियर करनी थीं, इसलिए बुलाया था। वक्त आने पर मैं आपको बता दूंगी। गजल ने अपनी सफाई देनी चाहिए, पर उसकी अधूरी बातों ने गौतम के गुस्से को और बढ़ा दिया। उसने गजल का फोन तेजी से जमीन पर पटका, जो दो हिस्सों में टूट गया। सट अप, जस्ट सट अप। मुझे तुम्हारी इन झूठी कहानियों में कोई इंटरेस्ट नहीं है, और न ही तुम में है।
इसलिए खबरदार, जो मुझे बेवकूफ़ बनाने की कोशिश की तो तुम क्या चीज़ हो, ये मैं पहले ही देख चुका हूँ। उसने गजल पर उंगली पॉइंट करते हुए कहा। वो आज रिदम का सारा गुस्सा उस पर निकाल रहा था, इसलिए उसने गजल को बोलने का कोई भी मौका नहीं दिया। ठीक है मिस्टर तलवार, अब जब आपने मान ही लिया है कि जो आप सोच रहे हैं वही सच है, तो हाँ वही सच है। गई थी मैं मिलने आकाश से, और हमेशा जाऊंगी। आपको जो बन पड़े आप वो कर लीजिए, मैं भी देखती हूँ कि आप कैसे रोकते हैं मुझे। मैंने आपसे कहा था ना कि मुझसे शादी करके आपने बहुत बड़ी गलती कर दी है, तो अब भुगतिए अपनी गलती की सजा। गजल ने जिद में आकर कहा। गौतम की बातों ने उसे आज बहुत हर्ट कर दिया था। उनके बीच का रिश्ता भले ही अभी मजबूत नहीं हुआ था, पर गौतम उसकी बात बिना सुने ही उस पर इस तरह इल्जाम लगा देगा, इस बात की भी उम्मीद नहीं थी गजल को। उसका पूरा शरीर गुस्से से कांप रहा था। इतना गुरूर तो ठीक है, तुम भी तैयार रहना फिर इस घर से जाने के लिए। गलतियां सुधारने में वक्त नहीं लगता। मैं कुछ ही दिनों में तुम्हारा फुल एंड फाइनल कर दूंगा, फिर रहना जाकर जिसके भी साथ दिल करे। मैं भी देखना चाहूंगा, जो तब साथ नहीं दे सका वो अब कैसे देगा और कितना देगा। 2 दिन नहीं लगेंगे तुम्हारे इस गुरूर को हवा होने में, गौतम ने उसे बेड पर धकेलते हुए कहा, और तेज कदमों से कमरे से बाहर निकल गया। और गजल वहीं बेड पर पड़ी निढाल सी रो पड़ी। गौतम ने वहां से निकलकर किसी को फोन किया और रिदम बालिया की पिछले 3 साल की सारी इन्फॉर्मेशन निकालने को कहा। फिर वापस अपने ऑफिस आ गया, जहां एक तरफ रिदम की खुदगर्जी ने गौतम की नज़रों में उसे और गिरा दिया था, वहीं दूसरी तरफ गजल का रवैया न जाने क्यों उसके अहम पर लगातार चोट कर रहा था। वो गजल से चाह क्या रहा था उसे खुद नहीं समझ आ रहा था, पर अब वो दोनों को एक साथ सबक सिखाना चाहता था। जहां एक तरफ रिदम से वो अपनी बेवफाई का हिसाब चुकता करना चाहता था, वहीं दूसरी तरफ उसे गजल का गुरूर भी तोड़ना था, जिसके लिए उसने एक ऐसा फैसला लिया जिसकी आग में उसका खुद का वजूद भी जल उठेगा। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। लोगों से करूं मैं क्या शिकवा, मुझे रब से गिला भी कोई नहीं, जो हाथ पकड़कर दिल पढ़ ले, मुझे ऐसा मिला भी कोई नहीं। दिन लगातार बीतते जा रहे थे और गौतम के ऑफिस का फंक्शन करीब आ रहा था। रिदम हर वक्त किसी न किसी बहाने से उसके आसपास ही रहती थी, जिस पर गौतम भी पहले की तरह कोई खास ऐतराज जाहिर नहीं करता था, या यूं कहें कि उन्हें देखकर ऐसा लगता था कि वो दोबारा से एक दूसरे के करीब आ रहे हैं। जहां रिदम इस बात से खुश थी कि उसने अपनी जिंदगी में हुए नुकसान की भरपाई करनी शुरू कर दी है, वहीं गौतम उसे उसी जगह पर लाकर मात देना चाहता था जहां रिदम ने उसे चोट की थी। उस दिन के बाद गजल ने गौतम का सामना बिल्कुल बंद कर दिया था। नाश्ता भी अब वो अपने कमरे में ही करने लगी थी, ताकि उससे टकराव कम हो। साधना जी ये सब नोटिस तो कर रही थी, पर मजबूर थीं। जहां वो गौतम को खुद नहीं समझ पा रही थीं और ना समझा पा रही थीं, वहीं वो इसके लिए गजल से भी शर्मिंदा थीं। इसलिए उन्होंने फिलहाल इस मामले को वक्त पे छोड़ देना ही बेहतर समझा था। कुछ दिन बाद गजल अपने कमरे में ऑफिस के लिए तैयार हो रही थी, जब उसके कमरे का दरवाजा तेजी के साथ खुला। उसने चौंक कर उस तरफ देखा तो सामने गौतम खड़ा था, जो उसे देखकर वहीं जम सा गया था, क्योंकि गजल वॉशरूम से सीधे टॉवल में ही बाहर आई थी और अब वो उसी तरह उसके सामने थी, जिससे एक पल को गौतम को अपनी गलती का एहसास हुआ था, पर वो चाहकर भी अपनी नज़र उसे हटा नहीं पा रहा था, जिससे गजल नर्वस हो गई थी। क्या बदतमीजी है ये, आपको किसी ने बताया नहीं कि किसी के कमरे में जाने से पहले दरवाजा नॉक करते हैं? गजल ने अपने ऊपर पड़ती उसकी नज़रों से घबराकर कहा। ये मेरा घर है और मुझे अपने ही घर में कहीं आने जाने के लिए तुम्हारी परमिशन की जरूरत नहीं है, समझी तुम? और वैसे भी तुमने ही कहा था ना, ये घर कमरा और कमरे में रहने वाली पर पूरा हक रखता हूँ मैं, रिमेम्बर? गौतम ने भी उसी अंदाज में जवाब दिया। हालांकि गजल को इस तरह देखकर उसकी खुद की धड़कनें तेज हो गई थीं, पर हार मानना उसकी फितरत नहीं थी, तो डटा रहा। खैर, मैं भी किससे उलझ रही हूँ? क्यों आए हैं आप यहाँ और क्या काम है आपको? गजल ने भी उसकी नज़रों की परवाह किए बिना ढिठाई से पूछा। तुम्हें बताने आया हूँ कि शाम को हमारी कंपनी एक पार्टी ऑर्गेनाइज कर रही है, जिसमें मिस्टर एंड मिसेस तलवार का होना बहुत ज़रूरी है, और गलती से इस समय मिसेस गौतम तलवार तुम हो, तो शाम को ज़रा ढंग से तैयार रहना, तुम्हें मेरे साथ जाना है। गौतम ने उसकी आंखों में देखते हुए सख्ती से कहा।
और अगर मैं ना जाना चाहूँ तो? कहते हुए गजल ने कंधे उचकाए, जिस पर गौतम ने उसे घूर कर देखा तो ये कि मुझे अपनी बात मनवाना बहुत अच्छे से आता है, इसलिए उम्मीद करता हूँ कि बिना किसी तमाशे के तुम शाम को तैयार मिलोगी। और वैसे भी चंद दिनों की मिसेस तलवार हो तुम, तो स्टेटस एंजॉय कर लो, ऐसा मौका तुम्हें दोबारा नहीं मिलेगा। गौतम ने उसकी आंखों में देखकर कहा। तो एक लम्हे के लिए गजल का दिल तड़प उठा उसकी बात पर। न जाने क्यों एक नमी सी उसकी आंखों में उतर आई उस वक्त, जिसे उसने खूबसूरती से गौतम से छुपा लिया। ठीक है, अब आपकी बात खत्म हो गई हो तो आप जा सकते हैं, मुझे चेंज करना है, गजल ने उसकी तरफ पीट करते हुए कहा। तो अचानक ही गौतम की नज़र उसके पीछे गले पर जाकर ठहर गई, जहाँ कोई टैटू बना हुआ था जो अक्सर उसके बालों से ढका रहता था। वो कुछ सेकंड उसे देखता रहा, पर फिर तेजी से गजल के कमरे से बाहर आ गया। कुछ याद आ गया था उसे जैसे। आगे की कहानी अगले वीडियो में। तो दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कहानी को पूरा सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।